चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सब ठीक है? बढ़िया। कोई ऐसा जिसकी आज पहली क्लास है? फर्स्ट क्लास? कोई बात नहीं। चल, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जीआईजीएल के सब्जेक्ट में, जिसका नाम था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई एक्ट 2005। कौन सा ईयर? 2005। याद करना है ना, मतलब 2005। ठीक है। और आरटीआई एक्ट 2005 में हम लोगों ने बहुत सारी बेसिक चीज़ें समझी थी। और एक बार रिकॉल करते हैं कि क्या क्या चीज़ें समझी थी। तो हम लोगों ने कुछ ऐसे पढ़ा था कि सर जो आरटीआई एक्ट है, उस आरटीआई एक्ट में एक पब्लिक अथॉरिटी होती है। क्या होती है? पब्लिक अथॉरिटी। और आरटीआई का मतलब है कि हम एक गवर्नमेंट अथॉरिटी से, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, एक गवर्नमेंट बॉडी से, एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? कुछ इन्फॉर्मेशन, जो 2005 से पहले वो हमको नहीं देती थी। लेकिन अब हमारा बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये हमारा राइट है कि हम उस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकें। और उस इंफॉर्मेशन को डिमांड करने के लिए हमको एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, जिसका नाम होता है आरटीआई एप्लीकेशन। और जो एप्लीकेंट ये एप्लीकेशन फाइल करता है, उसको हम बोलते हैं आरटीआई एप्लीकेंट। क्या बोलते हैं? आरटीआई एप्लीकेंट। जो ये एप्लीकेशन है, ये ऑफलाइन मोड में भी जा सकती है, ऑनलाइन भी फाइल हो सकती है। अगर आप आरटीआई की एप्लीकेशन ऑनलाइन फाइल करना चाहें तो हम ऑनलाइन भी उसको फाइल कर सकते हैं, और अगर हम ऑफलाइन मोड में करना चाहें तो ऑफलाइन मोड में भी एक लेटर भी भेज सकते हैं, चिट्ठी भी भेज सकते हैं पोस्ट के थ्रू, ये भी पॉसिबल है। ठीक सर। फिर हम ऐसे कहते हैं कि जब हम आरटीआई की एप्लीकेशन लगाते हैं तो हम किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से उसकी इंफॉर्मेशन की डिमांड नहीं कर सकते। एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से उसकी इंफॉर्मेशन की डिमांड हम नहीं कर सकते। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन डिमांड करेंगे वो किससे करेंगे? पब्लिक अथॉरिटी से, बस। लेकिन पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में नहीं पढ़ी थी। एग्जाम्पल्स बहुत सारे डील किए थे, जिसमें हम लोगों ने बोला था लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी एक पब्लिक अथॉरिटी है। इसी तरीके से हम लोगों ने बोला कि गवर्नमेंट कंपनी भी एक पब्लिक अथॉरिटी हो सकती है। लेकिन हम लोगों ने एज डेफिनेशन अभी डिस्कस नहीं की थी, जो सबसे पहले आज हम वही डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके अलावा हम लोगों ने ऐसे भी बोला था कि सर जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज़ होंगी, उन पब्लिक अथॉरिटीज़ में एक ऑफिसर होगा जिसका नाम होगा पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। और उस पीआईओ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अगर उसकी पब्लिक अथॉरिटी में किसी भी आरटीआई एप्लीकेंट ने कोई आरटीआई की एप्लीकेशन लगाई है, तो उस पब्लिक अथॉरिटी के बिहाफ पे पीआईओ उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का जवाब दे। अब अगर मान लीजिए हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई एप्लीकेशन लगाई, कोई आरटीआई एप्लीकेशन लगाई, तो 110% दिल्ली यूनिवर्सिटी बीइंग अ पब्लिक अथॉरिटी, वहां पे कोई ना कोई पीआईओ होगा। उस पीआईओ के पास हमारी एप्लीकेशन डायरेक्टली जाएगी, और जो भी एप्लीकेशन में हमने डिमांड किया होगा वो इंफॉर्मेशन हमको कन्वे की जाएगी फ्रॉम दैट पीआईओ टू द आरटीआई एप्लीकेंट। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। फिर हम ऐसे कहते थे कि पीआईओ कोई अलग से पर्सन अपॉइंट नहीं किया जाता, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को ही, एग्जिस्टिंग मेंबर को ही, पब्लिक अथॉरिटी में से जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं उन्हीं में से किसी को पीआईओ की डेजिग्नेशन दे दी जाती है। अलग से उसकी रिक्रूटमेंट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने ऐसे बोला था कि सर जो ये आरटीआई एक्ट है ये पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, ये बिल्कुल सच बात है। लेकिन कुछ पब्लिक अथॉरिटीज ऐसी हैं जिनके पास हमारे इंडिया की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की जिम्मेवारी है। किसकी जिम्मेवारी है? सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की, जो हमारे इंडिया को बीइंग अ कंट्री प्रोटेक्ट करके रखता है, लाइक मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी, ये सब लोग इसमें आ जाते हैं। ये एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन जाते हैं जो हमारी इंडिया को किसी भी थ्रेट से बचाता है। अब हम ऐसे कहते हैं कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं ये मेजॉरिटी ऑफ द टाइम डिफेंस के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। किसके होते हैं? डिफेंस के। लेकिन इसके अलावा कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं लाइक रॉ, लेकिन वो प्राइवेट का मतलब ये है कि वो डिफेंस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो हैं गवर्नमेंट के कंट्रोल में, लाइक सीबीआई। कौन हो गया? सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, रॉ। ये रॉ का फुल फॉर्म अगर हम बोले तो बोलते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो हम ऐसे बोलते हैं ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके पास हमारे इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं। हम ऐसे भी बोलते हैं, क्या आपको पता होता है कि ये रॉ का, ये सीबीआई का एजेंट कौन है? हम लोगों ने मूवी देखी थी, एक था टाइगर, देखी थी ना? तो हम ऐसे बोलते हैं जितने भी एजेंट होते हैं ना, वो सब हम ही लोगों के बीच में रह रहे होते हैं, लेकिन वो कभी ये डिस्क्लोज नहीं करते कि वो एज सच किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के एजेंट है। क्योंकि अगर उन्होंने वो डिस्क्लोज कर दिया तो लोग फिर उनसे सतर्क हो जाएंगे और उनके सामने ऐसा कोई काम ही नहीं करेंगे।
तो ये जितने भी एजेंट होते हैं ना, इनकी इंफॉर्मेशन इनके इंटेलिजेंस ऑफिसेस में तो होती है, लेकिन एक्चुअल में लोगों को नहीं पता होता कि एज सच ये कौन है, एक एजेंट है। अब बताइए ये इंफॉर्मेशन अगर हम आरटीआई एप्लीकेशन के थ्रू मांग लें तो फिर किस चीज की कॉन्फिडेंशियलिटी, कोई कॉन्फिडेंशियलिटी रही नहीं जाएगी। इसीलिए जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं इनको आरटीआई के एम्बिट से बाहर रखा गया। एम्बिट, AMBIT, एम्बिट का मतलब है उसके स्कोप से बाहर रखा गया। इनके ऊपर भले ही ये पब्लिक अथॉरिटी हैं, भले ही इनके ऊपर पूरा सरकार का कंट्रोल है, बट देन ऑल्सो इनको आरटीआई एक्ट से हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया, और बोला इनके ऊपर हम आरटीआई की एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। फिर हम लोगों ने ऐसे भी बोला था कि सर जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज होती हैं हम उनमें आरटीआई की एप्लीकेशन लगा तो सकते हैं, लेकिन कुछ तरीके की इंफॉर्मेशन ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जिस इंफॉर्मेशन को अगर हम पब्लिक अथॉरिटी से डिमांड करेंगे भी तो भी पब्लिक अथॉरिटी शायद हमको वो इंफॉर्मेशन शेयर ना करे। वो कहां पे थी सर, सेक्शन 8 में। सेक्शन 24 में वो ऑर्गेनाइजेशन थे जो ये इंटेलिजेंस एजेंसीज वाले थे जिनके ऊपर आरटीआई एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता था, लेकिन सेक्शन 8 में पब्लिक अथॉरिटी को एग्जाम नहीं किया गया, कुछ इंफॉर्मेशन को एग्जाम कर दिया गया कि जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं उन पब्लिक अथॉरिटीज को बोला गया कि अगर आपसे कोई आरटीआई एप्लीकेंट कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मांग ले जो सेक्शन 8 में लिखी हो तो पीआईओ आप वो इंफॉर्मेशन उस आरटीआई एप्लीकेंट को शेयर ना कीजिएगा, हम आपको एग्जेम्प्ट कर रहे हैं। हम आपको क्या कर रहे हैं, एग्जेम्प्ट कर रहे हैं। ये तो यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ा था। अच्छा, जितना हमने सुना ना, बस इसी को हम लोगों ने इलैबोरेटेड मैनर में सुना था, इसको और डिटेल में सुना था। एक्चुअल में बुक से तो अभी हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था। आज हम ये सारी चीजें बुक से पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से लॉ में ये सारी चीजें लिखी हैं। लेकिन सबसे पहले जो हमको चीज पढ़नी है वो क्या पढ़नी है, पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन, कि एक्चुअल में ये पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन है क्या। कॉपी निकालिए, कॉपी निकालिए और ऊपर हेडिंग डालिए, पब्लिक अथॉरिटी अंडर आरटीआई एक्ट। क्या हेडिंग डालिए, पब्लिक अथॉरिटी अंडर आरटीआई एक्ट। पब्लिक अथॉरिटी अंडर आरटीआई एक्ट। सर ये पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन हमको एक्चुअल में ये डेफिनेशन हमको एक्सप्लेन करेगी कि किसके किसके ऊपर आरटीआई एक्ट एप्लीकेबल है और किसके ऊपर आरटीआई एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, हम लोगों ने ऐसे भी बोला था कि सर जो आरटीआई एक्ट में सबसे ज्यादा केसेस फाइल होते हैं वो इन्हीं ग्राउंड पे होते हैं कि कौन सी अथॉरिटी पब्लिक अथॉरिटी है और कौन सी अथॉरिटी पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। अभी जब हम डेफिनेशन लिखेंगे ना तो डेफिनेशन में एक स्टेटमेंट आएगा, वो स्टेटमेंट बहुत लूज स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है, लूज। लूज का मतलब क्या है, जब हम उसकी इंटरप्रिटेशन करने पे आएंगे ना, जब हम उसकी एनालिसिस करेंगे तो वो इतनी डिटेल्ड एनालिसिस होगी कि उसमें बहुत कुछ इंक्लूड हो सकता है। इसीलिए ये सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ कोर्ट हो जाता है कि कौन सी अथॉरिटी पब्लिक अथॉरिटी बनेगी और कौन सी अथॉरिटी पब्लिक अथॉरिटी नहीं बनेगी। लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन भी पुटअप हुआ था, सर पॉलिटिकल पार्टीज क्या पब्लिक अथॉरिटी होती हैं? तो हम लोगों ने बोला था पहले तो जजमेंट सीआईसी और एसआईसी पढ़ा था, याद है, इंफॉर्मेशन कमीशन पढ़ा था। इंफॉर्मेशन कमीशन ने पहले यही बोला था कि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो पब्लिक अथॉरिटी होती हैं, लेकिन फिर पार्लियामेंट में एक लॉ पास किया गया, इसी आरटीआई का अमेंडमेंट एक्ट आया इन द ईयर 2013 और बीजेपी, कांग्रेस, इन सब लोगों ने मिलकर ये वोट किया कि नहीं, हम सब पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन में नहीं आते, क्योंकि अगर वो पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन में आ जाती तो उनमें भी आरटीआई की एप्लीकेशन लगती, और अगर उनमें आरटीआई की एप्लीकेशन लगती तो सारे काले चिट्ठे बाहर आ जाते जो कांग्रेस और बीजेपी गवर्नमेंट कर रही थी। इसीलिए उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, आरटीआई एक्ट से एग्जेम करवा दिया। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई कि सर ये तो गलत है। सुप्रीम कोर्ट में क्या फाइल हुई, पिटीशन फाइल हुई कि सर ये तो गलत है। लगता तो ये है कि पॉलिटिकल पार्टी को भी अथॉरिटी की डेफिनेशन में आना चाहिए था, बट एक्चुअल में पार्लियामेंट ने अपनी पावर का मिसयूज करते हुए अपने आप को उसके एम्बिट से बाहर कर दिया। लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट का इस पे कोई जजमेंट नहीं आया है, मैटर पेंडिंग चल रहा है। जब जजमेंट आएगा तब क्लैरिटी होगी कि पॉलिटिकल पार्टी पर एज सच एप्लीकेशन लग सकती है या नहीं लग सकती। तो जब आएगा तब देखा जाएगा, बट अभी तो नहीं लग सकती।
अभी हम आंसर यही लिखेंगे कि अभी वो नहीं लग सकती। क्यों? क्योंकि अभी वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में है, क्योंकि 2013 में अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद उन्होंने अपने आप को एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में डाल दिया था। ठीक है बात? चलो लिखो, एक्चुअल में पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन है क्या, तो लिखिएगा पब्लिक अथॉरिटी मीन्स, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे लिखिएगा आप भी, ठीक है? पब्लिक अथॉरिटी मीन्स any authority or body, any authority or body or institution, any authority or body or institution of self-government established or constituted बस अब रुकिएगा, पहले यहां तक समझिएगा। सर यहां पे पहले 3 वर्ड यूज हो रहे हैं, एक अथॉरिटी, एक बॉडी और एक इंस्टीट्यूशन। जैसे हम लोग बात करें तो अपना ICSI ये एक इंस्टीट्यूशन है, ICAI ये क्या है, एक इंस्टीट्यूशन, संस्था है। क्या है? संस्था है। संस्था को हम लोग इंग्लिश में कभी कभी एंटिटी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एंटिटी। लेकिन प्रॉपर वर्ड अगर हम बोले कि इंस्टीट्यूशन का हिंदी वर्ड क्या है, तो आप बोलेंगे एक संस्था है, इंस्टीट्यूशन। फिर ऐसे बोला गया कि एक बॉडी, या हम ऐसे बोल रहे हैं एक अथॉरिटी। अथॉरिटी एक ऐसी अथॉरिटी होती है जिसके पास कुछ पावर्स हों, एक्शन लेने की जिसके पास पावर हो। लाइक RBI के पास एक्शन लेने की पावर है, सेबी के पास एक्शन लेने की पावर है, ROC के पास पावर है एक्शन लेने की। तो जिनके पास पावर्स हैं किसी एक पर्टिकुलर रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट, किसी एक पर्टिकुलर रॉन्ग डूअर का मतलब जो गलत काम कर रहा है उसके अगेंस्ट एक्शन लेने की अगर किसी भी पावर, किसी भी तरीके की बॉडी के पास पावर है, तो उस बॉडी को हम नाम क्या दे देते हैं? अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब डायरेक्टली किससे रिलेशन है? पावर से। तो RBI, सेबी ये सब लोग क्या बन जाती हैं? एक अथॉरिटी बन जाती हैं। या इसके अलावा और किसी भी तरीके की बॉडी कॉर्पोरेट, या इसके अलावा और किसी भी तरीके की बॉडी कॉर्पोरेट, वो आ जाती है सेकंड नंबर कैटेगरी में, जिसका नाम क्या है? बॉडी। तो एक नंबर पे आ गया अथॉरिटी, दूसरे नंबर पे आ गया बॉडी, और तीसरे नंबर पे क्या आ गया? इंस्टीट्यूशन। ये तीनों ही चीजें पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन में कवर हो रही हैं। लेकिन सर जब हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो यहां पे वर्ड क्या लिखा हुआ है? मीन्स लिखने की वजह से होता क्या है, डेफिनेशन दो तरीके की होती हैं, या तो इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव। सर अगर वर्ड लिखा है मीन्स, तो जितनी बातें यहां लिखी हैं हम सिर्फ उसी को इस डेफिनेशन का पार्ट बनाएंगे, इसके अलावा जबरदस्ती की इंटरप्रिटेशन हम यहां पर नहीं करेंगे। मतलब जो जो चीजें इस डेफिनेशन में आएंगी वो तो पब्लिक अथॉरिटी बन जाएंगी, लेकिन जबरदस्ती हम इसकी इंटरप्रिटेशन को इनहैंस करके बढ़ा चढ़ा कर हर चीज इंक्लूड करने की जरूरत कोशिश नहीं करेंगे। यहां तक क्लियर है? फिर हम ऐसे बोल रहे हैं पब्लिक अथॉरिटी का मतलब क्या है? कोई भी अथॉरिटी, कोई भी बॉडी, कोई भी इंस्टीट्यूशन, किसका? ऑफ, जो गवर्नमेंट ने खुद बनाया हो, जो गवर्नमेंट ने क्या किया हो? खुद बनाया हो। एस्टैब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड। एस्टैब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड में फर्क यह है कि कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं जो किसी लॉ की वजह से बनी होती हैं। लाइक RBI बना RBI एक्ट की वजह से, SBI बना SBI एक्ट की वजह से, ICSI बना ICSI एक्ट मतलब कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट की वजह से, ICAI बना चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 की वजह से। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक, इसका तो कोई एक्ट ही नहीं है, इसका तो कोई एक्ट है ही नहीं। तो फिर ऐसी सिचुएशन में अगर गवर्नमेंट की कोई ऐसी बॉडी है जो किसी एक्ट के थ्रू नहीं बनी, तो उसको नाम, उसके लिए वर्ड यूज क्या करेंगे? एस्टैब्लिश्ड। लेकिन अगर कोई बॉडी ऐसी होगी जो अंडर एनी लॉ इनैक्ट की गई होगी, तो उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे? कॉन्स्टिट्यूटेड। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो हम फिर से बोलते हैं डेफिनेशन को, क्या बोलेंगे? पब्लिक अथॉरिटी मींस एनी अथॉरिटी, बॉडी और इंस्टीट्यूशन of self government which is established or
कॉन्स्टिट्यूटेड, पहला पॉइंट लिखिएगा, बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड पॉइंट लिखिए, बाय एनी अदर लॉ, by any other law made by parliament, by any other law made by parliament, और लिखिए, by any other law made by state legislature, made by state legislature। एक लास्ट पॉइंट और लिखिएगा, पॉइंट नंबर डी, फिर एक्सप्लेन करेंगे सबको एक साथ। पॉइंट नंबर डी, बाय नोटिफिकेशन इशूड, बाय नोटिफिकेशन इशूड और ऑर्डर मेड बाय appropriate government, by notification issued or order made by appropriate government। ये है डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट जो पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद स्टार्ट होगा सेकंड पार्ट, लेकिन उसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में जब हम इस डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर वर्ड्स देखिए थोड़े से अलग लिखे हैं और यहाँ अलग लिखे हैं। ऊपर लिखा है बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और नीचे क्या लिखा है, बाय एनी अदर लॉ। यहां पे एग्जांपल लिख लीजिएगा एनसीएलटी, क्या एग्जांपल लिख लीजिएगा, एनसीएलटी। बात को सुनिएगा जरा, पार्लियामेंट ने लॉ पास किया सर, कंपनीज एक्ट। पार्लियामेंट ने क्या, कौन सा लॉ पास किया, कंपनीज एक्ट। ध्यान से सुनिए, पार्लियामेंट का मतलब क्या है, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा ने एक बिल को पास किया। किसको पास किया, एक बिल को। जब भी कोई कानून बनता है तो उस कानून का ड्राफ्ट फॉर्मेट पहले लोकसभा के मेंबर्स के सामने आता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सामने आता है, जिसको हम नाम देते हैं एमपी, जिसको हम नाम देते हैं सांसद। सर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा के सामने कानून का एक ड्राफ्ट आता है जिसको हम नाम देते हैं बिल। सर फिर इस बिल के ऊपर डिस्कशंस होते हैं, इस बिल में चेंजेस होते हैं और फाइनली एट द एंड लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को लेकर वोटिंग होती है। जब वोटिंग फेवर में आ जाती है तो इस पर्टिकुलर बिल को हम प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं उनकी अप्रूवल के लिए। तो पहले लोकसभा में पास हुआ या राज्यसभा में पास हुआ, पहले लोकसभा में भी हो सकता है, पहले राज्यसभा में भी हो सकता है, लेकिन दोनों हाउस में पास होना जरूरी है। लोकसभा में हो या राज्यसभा में, भले ही पहले किसी में भी हो, लेकिन दोनों हाउसेस में एक पर्टिकुलर बिल को पास होना जरूरी है। जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ये बिल पास होगा, ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट इसकी अप्रूवल देगा। जैसे ही प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दे दी, ये बिल कन्वर्ट हो जाएगा इनटू लॉ, इनटू एक्ट। सर जैसे ही ये बिल कन्वर्ट हुआ इनटू एक्ट, ये लॉ इफेक्टिव हो जाता है हम सब लोगों के ऊपर, या ये लॉ इफेक्टिव हो जाता है जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए ये बनाया गया। लेकिन क्वेश्चन सुनिएगा मेरा, सर कंपनीज एक्ट जब बनाया गया तो कंपनीज एक्ट में एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम रखा गया एनसीएलटी, और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एक स्पेशल कोर्ट के तरीके से बनाई गई जिसके पास पावर थी कंपनी से रिलेटेड सारे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की। किससे रिलेटेड? कंपनी से रिलेटेड सारे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की। लेट्स से हमारे और आपके बीच में लड़ाई हो जाती है, हमारे और आपके बीच में लेट्स से किसी प्रॉपर्टी को लेकर कोई मैटर हो जाता है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, और हम आपके ऊपर सूट फाइल करना चाहते हैं, केस करना चाहते हैं, आप भी हमारे ऊपर केस करना चाहते हैं, तो हम कहां जाएंगे? तो कहते हैं हम अपने एरिया की कोर्ट में जाएंगे। जैसे दिल्ली में बहुत सारी कोर्ट हैं, लाइक 30 हजारी कोर्ट, करकरडूमा कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, ये सब डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट हैं। यहां पर जाके हम अपना मैटर फाइल करेंगे। लेकिन अगर किसी कंपनी को कोई सूट फाइल करना है जो कंपनीज एक्ट से रिलेटेड है,
तो ये नॉर्मल जो कोर्ट है ये हमारे मैटर को डील नहीं करेगी, बल्कि हमारा मैटर कहां जाएगा, एनसीएलटी में, जो कहां बनाई गई है, कंपनीज एक्ट 2013 में इनैक्ट की गई है। लेकिन सर मेरा क्वेश्चन सुनिएगा, क्या कंपनीज एक्ट में कंपनी नहीं बनाई जाती? क्या कंपनीज एक्ट में कंपनी नहीं इनकॉर्पोरेट की जाती? सर की तो कंपनी भी इनकॉर्पोरेट जाती है। हमने कभी ना कभी थोड़ा बहुत बेसिक तो पढ़ा हुआ है, जिसमें हम ऐसे कहते हैं कि प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है, गवर्नमेंट कंपनी होती है, होल्डिंग सब्सिडरी हैं, बहुत सारी हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सर जब हम ये सेकेंड स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, बाय एनी अदर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, तो ये जो बाय लिखा है ना, इसके साथ देखिए ऊपर और अंडर नहीं लिखा, और अंडर नहीं लिखा। इसका मतलब कहने का मतलब यह है कि पार्लियामेंट ने अपने एक्ट के थ्रू जिस बॉडी को बनाया वो तो पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन का पार्ट है। फिर से सुनना, कंपनीज एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट ने जिस बॉडी को बनाया वो तो पब्लिक अथॉरिटी का पार्ट है। इसका मतलब एनसीएलटी को कंपनीज एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट ने बनाया, तो एनसीएलटी तो पब्लिक अथॉरिटी का पार्ट है। लेकिन जो कंपनीज एक्ट में कंपनी बन रही हैं, क्या वो पार्लियामेंट से अप्रूवल लेने के बाद बन रही हैं? नो सर। अगर यहां वर्ड लिख देते ना, बाय और अंडर एनी अदर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, तो जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती अंडर कंपनीज एक्ट, वो भी पब्लिक अथॉरिटी का पार्ट बन जाती। अब वो कंपनी तो प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, और प्राइवेट कंपनी कभी भी सरकार की नहीं होती। तो ऐसी सिचुएशन में उन प्राइवेट कंपनीज को बाहर करने के लिए लॉ मेकर ने सिर्फ वर्ड क्या यूज किया, बाय, और अंडर नहीं लिखा। बात समझ में आ रही है? तो सेकंड स्टेटमेंट की इंटरप्रिटेशन समझ में आई। अब मेरा क्वेश्चन सुनिएगा, फिर से सुनिएगा। सर पार्लियामेंट ने बनाया सेबी एक्ट, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 बनाया। उसी सेबी एक्ट में लिख दिया गया कि सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए पार्लियामेंट एक बॉडी बनाने जा रही है जिसका नाम है सेबी। जिसका नाम क्या है? सेबी। अब सेबी को किसने बनाया? सेबी एक्ट ने बनाया या पार्लियामेंट ने सेबी एक्ट के थ्रू सेबी को बनाया? पार्लियामेंट ने सेबी एक्ट के थ्रू किसको बनाया? सेबी को। अब ये डेफिनेशन बाय में आ गया, तो सेबी तो पार्ट बन गया पब्लिक अथॉरिटी का। सेबी तो पार्ट बन गया किसका? पब्लिक अथॉरिटी का। बात समझ में आ रही है? लेकिन सेबी में ही आ गई लिस्टेड कंपनीज। सेबी में कौन सी आ गई? लिस्टेड कंपनीज। वो सेबी एक्ट ने नहीं बनाई थी। इसका मतलब लिस्टेड एंटिटीज जितनी भी होंगी वो पब्लिक अथॉरिटी का पार्ट नहीं है, क्योंकि यहां पे वर्ड और अंडर नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा? अंडर वर्ड यूज नहीं हुआ। लेकिन ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखेंगे तो वहां पर दोनों वर्ड यूज हुए हैं, बाय भी यूज हुआ है और अंडर भी यूज हुआ है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन कौन सी बॉडी बनाई? तो एग्जाम्पल लिखिए सर, सीएजी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये बना कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी किस में बना? कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। सुप्रीम कोर्ट, ये भी बनी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। हाई कोर्ट, ये भी बनी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। अब मेरा क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनिएगा सर, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं ना, तो उसमें हमको डिफरेंट कोर्ट के बारे में बताया जाता है। लेकिन जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं तो सिर्फ दो ही कोर्ट का नाम वहां पे लिखा है, एक हाई कोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट। सर फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है? कहते हैं सर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लिखा है, हाई कोर्ट को अगर जरूरत महसूस होती है तो हाई कोर्ट अपने अंडर में जितनी मर्जी लोअर कोर्ट बनाना चाहे बना सकती है। जितनी मर्जी लोअर कोर्ट बनाना चाहे वो बना सकती है। इसीलिए हाई कोर्ट ने अपने अंडर में बनाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कौन सी कोर्ट बनाई? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट के अंडर है, इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट से लोअर है। क्या है? लोअर। ध्यान से सुनना, क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको बनाया था? हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को। ये तो हो गया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो क्या हो गया? बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हाई कोर्ट ने अपने अंडर में क्या बना दिए? और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। वो बाय की डेफिनेशन में नहीं आ रहा था, लेकिन
अंडर की डेफिनेशन में आ गया। क्या बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि प्रेजेंट टाइम पे क्या सुप्रीम कोर्ट आरटीआई का पार्ट है? यस। हाई कोर्ट भी है? यस। सीजीआई, यस। एजी भी है? यस। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी है? यस। क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है? यस। वो भी यहां पर उसका पार्ट है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? सेम इसी तरीके से पॉइंट नंबर सी में लिखा है, पार्लियामेंट जब लॉ बनाती है तो ऑल ओवर इंडिया के लिए बनाती है, सेंट्रल लेवल पे बनाती है। लेकिन अगर सिर्फ एक स्टेट के लिए लॉ बनना है, किसके लिए? स्टेट के लिए। लाइक यूपी गवर्नमेंट कानून बनाना चाहती है सिर्फ यूपी के लिए, तो वो कहां पास होगा? स्टेट लेजिस्लेचर में, विधानसभा में। कहां पास होगा? विधानसभा में। बात समझ में आ रही है? सर विधानसभा में जो कानून बनेंगे वो सिर्फ उसी स्टेट के लिए बनेंगे जिस स्टेट की वो स्टेट लेजिस्लेचर है। अगर यूपी गवर्नमेंट ने यूपी स्टेट लेजिस्लेचर में कोई कानून पास किया तो वो सिर्फ यूपी की टेरिटरी के लिए ही एप्लीकेबल होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे तुम लोगों ने पता नहीं आज से अराउंड दो साल पहले अराउंड योगी गवर्नमेंट ने लॉ पास किया था लव जिहाद पे। कभी सुना था ऐसा न्यूज में? लव जिहाद पे कि हिंदू मुस्लिम की मैरिज अगर हो रही है, हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की या हिंदू लड़की मुस्लिम लड़का, अगर इनके बीच में मैरिज हो रही है तो सब्जेक्ट टू कंडीशंस होंगी। सब्जेक्ट टू क्या होंगी? कंडीशंस। लेकिन ये जो कानून बनाया गया ये सिर्फ यूपी के ऊपर एप्लीकेबल है क्योंकि ये कि योगी गवर्नमेंट ने बनाया था। मोदी गवर्नमेंट ने बनाया होता तो शायद ऑल ओवर इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता, बट योगी गवर्नमेंट ने बनाया तो कहां पे बना? सिर्फ और सिर्फ यूपी गवर्नमेंट के लिए। तो पहले नंबर पे आ गया कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरे नंबर पे आ गई पार्लियामेंट और तीसरे नंबर पे आ गया कौन? स्टेट लेजिस्लेचर। ध्यान रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वर्ड यूज हो रहा है बाय और अंडर, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के साथ सिर्फ वर्ड यूज हो रहा है बाय। क्लियर है बात? और फोर्थ नंबर एक ओपन एंडेड ऑप्शन डाल दिया गया और क्या बोल दिया गया कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन के थ्रू किसी भी अथॉरिटी को, बॉडी को, इंस्टीट्यूशन को डिक्लेयर कर सकती है कि हां ये भी पब्लिक अथॉरिटी है। बोलो बात समझ में आ गई? क्लियर है? यहां तक कुछ पूछना है? सोच लो। पक्की बात? पूरी डेफिनेशन स्टार्टिंग से पढ़ लो। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं पब्लिक अथॉरिटी मींस एनी अथॉरिटी, बॉडी और इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट established or constituted by or under the constitution, by any other law enforced by parliament, by any other law made by state legislature, या by notification or order by any authority. By notification or order any authority can be public authority if it is passed by the appropriate government. यहां तक सही है? पक्की बात? लेकिन ये अभी एक पार्ट है और इसमें अभी एक वर्ड यूज हुआ है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इसकी डेफिनेशन अलग है जिसके बारे में अभी हमको नहीं पता, अभी हम डिस्कस करेंगे लेकिन बाद में, अभी नहीं डिस्कस करेंगे। अब एक डेफिनेशन जो अगली, ये जो डेफिनेशन है ना ये बहुत अच्छी है, यहां तक डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब क्लियर कट लिखा है, पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो अब अगला स्टेटमेंट अब लिखने जा रहे हैं ना, जो डेफिनेशन का सेकंड पार्ट है वो गड़बड़ कर देता है। वो एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि लूज स्टेटमेंट कहलाया जाएगा। देखते क्या लिखा है, सर लिखिएगा आगे, एंड इंक्लूड्स, एंड इंक्लूड्स, और जैसे ही वर्ड यूज हुआ कौन सा? इंक्लूड। अब ये डेफिनेशन बन गई है इंक्लूसिव। अब हम देखो ध्यान से सुनना, कभी तुम लोगों ने सुना है कि सर पर्यायवाची होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं ना, क्या होते हैं? सिनोनिम्स। तो हम ऐसे बोलते हैं, जैसे वर्ड यूज करते हैं आकाश, स्काई, तो हम बोलते हैं इसके बहुत सारे पर्यायवाची हैं, होते हैं ना, फिर जो भी पर्यायवाची में आ रहा होता है वो सब उसमें जुड़ जाता है। सेम इसी तरीके से सोचो कि अगर डेफिनेशन में लिखा है मीन्स, तो वर्ड सिर्फ अगर आकाश यूज हुआ है तो हम उसके सिनोनिम्स को उसका पार्ट नहीं बनाएंगे, हमसे बात किसकी करेंगे? आकाश की। लेकिन अगर वर्ड लिख दिया है आकाश के साथ इंक्लूड्स, तो आकाश के जितने भी सिनोनिम होंगे वो सब इसकी डेफिनेशन का पार्ट बन जाएंगे। इसका मतलब अगर हमको डेफिनेशन को ओपन एंडेड करना है, बढ़ा चढ़ा के डिस्कस करना है, जितने भी उससे रिलेटेड इंक्लूड कर सकते हो करना है, तो वर्ड क्या लिखा होगा? इंक्लूड्स। लेकिन अगर वर्ड लिखा है मींस, तो जितनी बात लिखी है उसके बाहर हमको जाकर इंटरप्रिटेशन नहीं करनी।
लेकिन अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कैसी डेफिनेशन है? इंक्लूसिव। लिखिए एंड इंक्लूड्स एनी, एंड इंक्लूड्स एनी। दो पार्ट में डिवाइड करिएगा। पॉइंट नंबर 1, एंड इंक्लूड्स एनी बॉडी owned, any body owned, controlled or substantially financed. Any body owned, controlled or substantially financed. Point number 2. Point number 2, non-government organization, non-government organization substantially financed, directly or indirectly, by funds provided by appropriate government. सर ये जो डेफिनेशन हम लोगों ने लिखी है ये एज इट इज लॉ में ऐसे ही लिखी हुई है, तो आप इसको आज पढ़ेंगे या 10 साल बाद पढ़ेंगे, जब तक लॉ में चेंज नहीं आता तब तक डेफिनेशन में भी कोई चेंज नहीं आएगा। सर जो ये पोर्शन लिखा है ना, ये ग्रीन कलर से हम लोगों ने इंक्लूड्स वाला, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो पार्ट है डेफिनेशन का, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि सर यहां पे ना जो वर्ड यूज हुए हैं ना वो प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि एक कंपनी है और उस कंपनी में मैंने 51% शेयर्स परचेज किए हुए हैं, तो क्या मैं बोल दूं कि वो कंपनी मेरी है? क्या मैं उस कंपनी का ओनर हूं? अब ऐसे मैं बोल दूं कि मैंने उस कंपनी में 60% शेयर्स एक्वायर किए हुए हैं, तो भी वो कंपनी मेरी है। अगर मैं बोल दूं मैंने 70% शेयर एक्वायर किए हुए हैं, तो भी वो मेरी कंपनी है। अगर मैं बोल दूं मेरे पास 99% शेयर है, तो भी वो मेरी कंपनी है। 100% शेयर है, तो भी वो मेरी कंपनी है। यही तो कहना चाह रहे हैं सर। फिर हम ऐसे बोले, सर मेरा उस कंपनी में कंट्रोल है। अरे भाई किस तरीके का कंट्रोल है? क्या उस कंपनी में तुम डायरेक्टर्स अपॉइंट कर लेते हो? क्या उस कंपनी का कोई भी डिसीजन लेना होता है तो तुमसे पूछा जाता है? क्या उस कंपनी में जो कुछ काम हो रहा होगा तुम्हारी मर्जी से हो रहा होगा? ये बहुत सारी चीजें हैं जो कंट्रोल में आती हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है सर कि यहां पर जो वर्ड कंट्रोल लिखा है उसका मीनिंग कहीं एक्सप्लेन नहीं किया। यहां पे वर्ड जो ओनर लिखा है, ओन्ड बाय, इस ओनरशिप की कोई डेफिनेशन एक्सप्लेन नहीं की गई। या फिर क्या लिखा है? और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड। इसका मतलब क्या होता है? कहते ध्यान से सुनिएगा सर, ऐसा होता है जब भी कोई, मान लीजिए कि आप कोई ऐसा काम, तुम लोगों ने शार्क टैंक इंडिया सुना था? देखा था शार्क टैंक इंडिया? शार्क टैंक इंडिया में ना एक पर्सन आया था, एक एंटरप्रेन्योर आया था देहरादून से, जिसने ना ईसीजी मशीन बनाई थी। क्या बनाई थी? ईसीजी। ईसीजी मशीन से क्या होता है, हमारी जो हार्ट बीट होती है ना, वो हम उसको एनालाइज कर पाते हैं। अब होता क्या है, जो ईसीजी मशीन होती है, तुम लोगों ने देखी कभी ईसीजी मशीन? अभी वाली, अभी जो प्रेजेंट टाइम पे ईसीजी मशीन यूज होती है, उसके लिए हमको डॉक्टर की क्लिनिक पे जाना होता है, और डॉक्टर की क्लिनिक पे जाने के बाद वो मेरे टो पर, लाइक फुट के टो पर और मेरे चेस्ट पर, मेरे हाथों पर डिफरेंट तरीके की ट्यूब्स लगाता है, और उसके बाद वो लंबी सी पर्ची में हमारी हार्ट बीट मेंशन होकर आ जाती है। फिर हम डॉक्टर के पास लेके वो जाते हैं और वो पर्ची खोलता है डॉक्टर, और उसमें चेक करता है कि मेरी हार्ट बीट की फ्लक्चुएशन कैसी है। ये सर जो ईसीजी मशीन है ना, ये हमको बताती है कि कहीं मेरे हार्ट में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। अगर ब्लॉकेज है तो देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि हमको हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक सर, अब ध्यान से सुनिएगा। सौरव गांगुली सब जानते हैं, कहते हैं उनका हार्ट ब्लॉक था, ब्लॉकेज थी, लेकिन टाइम पर हॉस्पिटल पहुंच गए, इस वजह से अटैक आने के बावजूद उनकी लाइफ बच गई। और जब उनकी लाइफ बची तो उन्होंने एक पब्लिक मैसेज दिया कि एवरीवन शुड हैव अ ईसीजी ऑफ हिज और हर बॉडी इन एवरी 6 months। हर किसी लोग को, हर किसी पर्सन को, भले ही उसको कोई दिक्कत हो या ना हो, पर 6 महीने के अंदर एक बार ईसीजी करा लेनी चाहिए।
क्योंकि कभी कभी हार्ट में ब्लॉकेज हो रही होती है और हमको कुछ पता नहीं चलता क्योंकि उसके कोई सिम्टम्स नहीं होते। तो ऐसा होता है कि जब एक एज के बाद जब लगता है कि शायद ब्लॉकेज हो सकती है तो आप रेगुलरली क्या कराते चलिए, ईसीजी कराते जाइए। लेकिन लोगों को ना ये क्लिनिक पे जाना, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूब्स लगाना, ये लोगों को बड़ा खलता है कि हमको कुछ हुआ भी नहीं है और फिर भी हम जाके ये सब करवा रहे हैं। तो देहरादून में एक आदमी, एक एंटरप्रेन्योर, उन्होंने ऑक्सीमीटर था जो हम लोगों ने कोविड में यूज किया था ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए, उतना छोटा ईसीजी मीटर बनाया और उन्होंने बोला आप अपने फिंगर पे ईसीजी रखिएगा, वो मीटर रखिएगा और आपकी जो हार्ट बीट की रिकॉर्डिंग्स होंगी वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अब कहते हैं जो ईसीजी होता है ना वो सिर्फ 300 रुपए का होता है और वो जो मीटर के थ्रू आप ईसीजी कर रहे हैं ना वो मुश्किल से मुश्किल 100 रुपए की कॉस्ट का आएगा। तो क्या सर ये एक रिवोल्यूशनरी चेंज नहीं है कि लोग अपने घर पे कहते हैं कि सर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हार्ट अटैक की वजह से मर जाते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि उनके हार्ट की ब्लॉकेज है। अगर उनको टाइम पे पता लग जाए तो उनको ईजिली बचाया जा सकता है, बहुत ईजिली बचाया जा सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या ये एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी स्टेप था? सर था। तो जब गवर्नमेंट को इसके बारे में पता लगा ना तो इसकी रिसर्च में बहुत पैसा लगा होगा सर, बट ऑब्वियस ही बात है इतनी छोटी सी मशीन बनाना, इसमें इतनी रिसर्च करना। जब गवर्नमेंट को ऐसे किसी स्टार्टअप के बारे में पता चलता है तो गवर्नमेंट भी उसमें पैसा लगाती है। गवर्नमेंट कहती है तुम टेंशन ना लो, तुम इतना बड़ा रिवोल्यूशनरी स्टेप लेकर आ रहे हो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में इतना छोटा कोई ईसीजी मीटर नहीं बना। अगर इंडिया में ये बन गया तो ऑल ओवर वर्ल्ड में ये बिकेगा। सोचो हमारा एक्सपोर्ट कितना बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट कह रही है हम तुमको पैसा दे रहे हैं, तुम रिसर्च ना रोकना, तुम इस मीटर को तैयार करो। अब बोलो क्या उस कंपनी में गवर्नमेंट ने पैसा लगाया है? तो क्या वो कंपनी भी पब्लिक अथॉरिटी बन गई? क्योंकि वर्ड क्या लिखा है कि उस पर्टिकुलर कंपनी को पैसा दिया गया है सरकार के थ्रू। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब यहां पे ऐसे बोल दिया गया कि अगर कोई बॉडी ऐसी है जिसमें सरकार का पैसा लगा है तो वो बॉडी भी क्या बन जाती है? पब्लिक अथॉरिटी। लेकिन ये नहीं बताया कि कितना पैसा लगा है, ये नहीं एक्सप्लेन किया। डेफिनेशन में ये तो लिख दिया कि फाइनेंस प्रोवाइड किया गया, मतलब एक तरीके से मॉनेटरी टर्म्स में सरकार ने उस ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प की है, लेकिन कितने रुपए से हेल्प की है ये एक्सप्लेन नहीं किया। इसी रीजन की वजह से बहुत सारे डाउट्स अराइज होते हैं कि एक पर्टिकुलर अथॉरिटी, बॉडी, इंस्टीट्यूशन पब्लिक अथॉरिटी है या नहीं है। अब बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से सर ध्यान से पॉलिटिकल पार्टी पे बातें। आपने कभी बीजेपी गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर देखा है दिल्ली में? देखा है? नहीं देखा? जब हम लोग कहते हैं ईस्ट दिल्ली जाओ, जमुना पार, तो जमुना पार करने से पहले, मतलब जो यमुना बैंक आता है उससे पहले अगर आप देखेंगे तब जब यहाँ से जाएंगे तो रास्ते में ना एक अशोका रोड पड़ती है सीपी के आसपास, वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे बीजेपी का हेडक्वार्टर बना है। अब बीजेपी का हेडक्वार्टर 2014 से पहले ना 2 कमरों का था। कितने का था? सिर्फ 2 कमरे, सिर्फ 2 रूम थे। आज जाके देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा महल खड़ा हो गया। जमीन कहाँ से आई? क्या कहाँ से आई? जमीन कहाँ से आई? तो कहते हैं कि सरकार बहुत बार पॉलिटिकल पार्टीज को लैंड सब्सिडाइज्ड रेट पे दे देती है, कभी कभी डोनेट कर देती है। क्या कर देती है? डोनेट। ये तो होता है। अब ऐसी सिचुएशन में क्वेश्चन ये रेस किया गया है सुप्रीम कोर्ट में अभी कि सर पॉलिटिकल पार्टीज को बेनिफिट तो मिलता है सरकार का, सर जब वो बेनिफिट मिलता है तो क्या वो सब्सटेंशियल फाइनेंस में नहीं आ जाना चाहिए? आ तो जाना चाहिए। तो फिर सब पॉलिटिकल पार्टी भी पब्लिक अथॉरिटी होनी चाहिए। तो फिर क्यों क्वेश्चन रेज हो रहे हैं कि वो पब्लिक अथॉरिटी है या नहीं है? बात समझ में आ रही है? इसका मतलब जो ये वर्ड्स लिखे हैं ना, ये वर्ड्स तो बिल्कुल प्रॉपर वर्ड है कि ओनरशिप पता है क्या होती है, कंट्रोल पता है क्या होता है, लेकिन कितने परसेंटेज पे हम इस पर्टिकुलर वर्ड को अफेक्टिव कर दें ये डेफिनेशन में नहीं लिखा। इसी वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को पब्लिक अथॉरिटी नहीं मानते, ऑल्दो वो शायद पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन में फॉल कर सकते हैं और इसीलिए कोर्ट में केसेस जाते हैं और कोर्ट फिर डिसाइड करती है कि ये पब्लिक अथॉरिटी बनेगी या नहीं बनेगी। फिर दूसरे नंबर पॉइंट पे क्या लिखा है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? एनजीओ। क्या है ये सर? ये एनजीओ। जितने भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में पैसा किसने लगाया है? क्या लिखा है देखिए आगे? सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय फंड्स प्रोवाइडेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अगर किसी एनजीओ में पैसा किसने लगाया है? सरकार ने, तो वो एनजीओ भी क्या बन जाएगा? पब्लिक अथॉरिटी बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब आपकी ये डेफिनेशन पूरी तरीके से कंप्लीट है। अब एक बार इसको रिकॉल करिए।
एक आधा मिनट दीजिए, अच्छे से इसको पढ़िए, देखिए कोई डाउट लगे तो पूछिए। बोलो। सही है। बहुत बड़ी डेफिनेशन हम लोगों ने कर ली है, ना करते भी आपके एग्जाम का 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया। एग्जाम में पूछी जा सकती है सिर्फ यही डेफिनेशन कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी विच इज एक्सप्लेन्ड अंडर आरटीआई एक्ट। तो आपको पब्लिक अथॉरिटी की यही डेफिनेशन लिख कर आनी होगी। ठीक है सर, बढ़े आगे। अब सर हम एक सेक्शन करने जा रहे हैं, सेक्शन 8। कौन सा सेक्शन सर? सेक्शन 8। लिखिएगा हेडिंग, एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर। एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर। कह रहे सर एक क्वेश्चन सुनिएगा जरा, ठीक है? एक केस आप पढ़ेंगे फाइनल में जब आएंगे, जब सीएस प्रोफेशनल में आएंगे। सर उस केस में ऐसा था कि आरबीआई है सर, बैंकों का बैंक, सारे बैंक का कंट्रोल आरबीआई के हाथों में है। अब क्वेश्चन सुनिएगा सर, हमने कभी एनपीए सुना है? एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट एक तरीके की ऐसी एसेट होती है सर जो बैंक की बैलेंस शीट में तो होती है, बैंक की एसेट के नाम से, लेकिन होता क्या, ध्यान से सुनना। मान लीजिए कि हम सब लोग लोन ले लिया है बैंक से। हम सब लोगों ने क्या ले लिया? लोन ले लिया बैंक से। जितने लोग इधर बैठे थे ना, ये बहुत अच्छे थे, ये बहुत अच्छे सिटीजन थे, इन्होंने एक एक रुपया बैंक को चुका दिया। हम और ये एक नंबर के डिफॉल्टर। हमने बैंक से लोन इसीलिए लिया था क्योंकि हमको बैंक को बर्बाद करना था, हमको बैंक को एक रुपया नहीं चुकाना था, हमने सिर्फ लोन लिया था बैंक से, ले लिया बैंक से लोन। अच्छा सर ध्यान से, आप सब लोगों ने मिलकर लोन लिया और एक अच्छे सिटीजन के तौर पे ईमानदारी दिखाते हुए सारा पैसा बैंक को चुका दिया, और शायद आप ही लोगों की वजह से बैंक चल भी रहा है, वरना हमारे जैसे 2-4 और आ जाएं तो बैंक बैंकरप्ट हो जाए। बैंक क्या हो जाए? बैंकरप्ट। हम सब लोगों ने मिलकर लोन लिया, हम सब लोगों के जान पहचान बहुत अच्छी थी, हमारे पास एज सच कोई खास सिक्योरिटी वगैरह नहीं थी, बट बैंक के ऑफिशियल से हमारे जुगाड़ बड़े तगड़े थे। हमने बैंक से लोन लिया, जब बैंक हमको लोन देती है तो बैंक कोई सिक्योरिटी भी रखवाती है कि मान लीजिए कल को आप बैंक का लोन नहीं चुका पाए तो बैंक कहती है हम आपकी सिक्योरिटी बेचेंगे और उसके बाद अपने लोन की रिकवरी कर लेंगे। जैसे हम एक तरीके से ऐसे बोलते हैं कि हमने लोन लिया और अपना मकान गिरवी रख दिया, और हमने बैंक से बोला कि बैंक अगर हम आपको लोन नहीं चुका पाएंगे तो आप क्या कर दीजिएगा, हमारी लैंड बेच दीजिएगा, हमारा मकान बेच दीजिएगा और अपने लोन की रिकवरी कर लीजिएगा। हम लोगों ने हजारों करोड़ों का लोन ले लिया है और बैंक को सिक्योरिटी कुछ चिल्लर थोड़ी थोड़ी करोड़ की दी है बस। अब समझिएगा बात को, ये तब हो सकता है जब हमारा बैंक के अंदर बहुत तगड़ा जुगाड़ हो, बैंक के एमडी डायरेक्टर से, मैनेजर से हमारा जुगाड़ हो, तो ये पॉसिबल है। विजय माल्या, नीरव मोदी, अंबानी, अडानी, ये सब ऐसे ही करते हैं। अब सुनिएगा बात ध्यान से, हम लोगों ने बैंक से लोन ले लिया, हमने लोन लिया तो हमारे लिए तो लायबिलिटी है, बट बैंक के लिए तो एसेट है, क्योंकि बैंक ने हमको लोन दिया तो बैंक के लिए तो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है, और बैंक को विद इंटरेस्ट इस लोन की भरपाई होगी, ऐसा बैंक को लगता है। लेकिन सर अगर लोन की भरपाई हो गई तो हम बोलेंगे ये जो एसेट है ना, ये परफॉर्मिंग एसेट है। कैसी एसेट है? परफॉर्मिंग। ये परफॉर्म कर रही है, अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल कर रही है। लेकिन हम लोगों ने लोन ले लिया, लेकिन बैंक को लोन चुकाया नहीं। अब आज भी बैंक की एसेट में हम सब लोगों का नाम लिखा होगा कि बैंक ने हम सब लोगों से पैसा लेना है, लेकिन क्या हम बैंक को दे रहे हैं? नहीं दे रहे। अगर बैंक में ऐसी एसेट खड़ी हो जाएं तो बैंक के लिए ये ऐसी एसेट क्या नाम कहलाती है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और जिस बैंक की नॉन परफॉर्मिंग एसेट ज्यादा है वो बैंक के बैंकरप्ट होने के चांसेस भी ज्यादा है।
उसका दिवालिया निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? दिवालिया। दिवालिया मतलब एक तरीके से वो इंसॉल्वेंट हो सकती है। बात समझ में आ रही है? अब सुनिएगा ध्यान से। कहते हैं सर आरबीआई को पता है कि कौन कौन से बैंक के पास कितना कितना एनपीए खड़ा है। क्या ये पब्लिक का जानने का हक नहीं है? यस और नो? सर मेन तो ये बात पब्लिक को ही पता होनी चाहिए। अगर पब्लिक को ये पता लग जाए कि कौन से बैंक का एनपीए सबसे ज्यादा है, क्या वो बैंक रिस्की बैंक हो जाएगा? क्या उस बैंक में अब आप अपना हार्ड अर्न्ड मनी इन्वेस्ट करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे ना, और करना भी नहीं चाहिए। क्या ये बात आरबीआई को नहीं पता कि उसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट इतना ज्यादा है, वो बैंक रिस्की बैंक है? तो क्या बैंक को ये नहीं बताना चाहिए? आरबीआई को नहीं बताना चाहिए? अब ध्यान से, अगर किसी प्राइवेट बैंक में हम आरटीआई की एप्लीकेशन लगाने की कोशिश करेंगे तो लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन का पार्ट ही नहीं होगा। लेकिन आरबीआई के पास अगर हम आरटीआई की एप्लीकेशन लगाए तो क्या लगा सकते हैं? हाँ, आरबीआई के पास लगा सकते हैं। सर एक एप्लीकेंट ने आरबीआई के पास एक एप्लीकेशन लगाई और आरबीआई से उस एप्लीकेशन में पूछा गया कि आरबीआई जरा सारे बैंकों का एनपीए बता दीजिए। सारे बैंकों का क्या बता दीजिए? एनपीए बता दीजिए जरा, कितने कितने बैंक ऐसे हैं जिनके पास कितना कितना लोन है, और कितने कितने बैंक ऐसे हैं जिनके पास कितनी कितनी एसेट है, सब बताइए। क्या आरबीआई को बताना चाहिए? आरबीआई ने मना कर दिया कि हम ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते, सेक्शन 8 में एग्जेम्प्टेड है। कहां पे एग्जेम्प्टेड है? सेक्शन 8 में। वो कहती है, आरबीआई क्या कहती है, ध्यान से सुनना, अगर हमने ये इंफॉर्मेशन आपको दे दी, अगर हमने ये इंफॉर्मेशन पब्लिक कर दी तो हमारे इंडिया की इकोनॉमी शैटर कर जाएगी। इसका मतलब शायद वो इंफॉर्मेशन बहुत डेंजरस होगी। इसका मतलब वो इंफॉर्मेशन हमारे बैंकों का काला चिट्ठा खोल देगी, इसीलिए आरबीआई वो नहीं दे रहा। लेकिन क्या एक पर्टिकुलर बैंक की अगर हालात बुरे हैं तो उसके हालातों को छुपाया जाए या पब्लिक को बताकर पब्लिक को बचाया जाए? तरीका तो यही है कि भाई पब्लिक को बताओ जिससे और पब्लिक ना फंसे। तो आरबीआई ने तो पहले उस आरटीआई एप्लीकेशन का जवाब दिया कि नहीं, हम ये इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं करेंगे क्योंकि ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है और वो एग्जेम्प्टेड है अंडर सेक्शन 8, ऐसा उन्होंने जवाब दिया। फिर वो आरटीआई एप्लीकेंट छोटी मोटी चीज नहीं था, वो इंफॉर्मेशन कमीशन में गया। इंफॉर्मेशन कमीशन ने भी यही बोला कि आरबीआई आपको ये इंफॉर्मेशन शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। आरटीआई एप्लीकेंट चला गया सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आरबीआई सारी इंफॉर्मेशन शेयर करिए। क्यों? क्योंकि ये सेक्शन 8 में एग्जेम्प्टेड नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात? अब ध्यान रखिएगा, अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है, अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है जो पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत जरूरी है, किसमें जरूरी है? पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो इंफॉर्मेशन का बाहर आना जरूरी है, तो फिर वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी का पार्ट नहीं बनेगी। लेकिन सर एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कि हमारे इंडिया से कुछ डेलीगेटेड ऑफिसर्स यूएस गए। कहां गए? यूएस, चाइना गए, जापान गए, और उनकी कंट्री की फॉरेन गवर्नमेंट के साथ कुछ कोलैबोरेशंस कर आए, कुछ एग्रीमेंट साइन करके आए। जैसे आप कभी देखिएगा, आपने इनकम टैक्स पढ़ा, तो इनकम टैक्स में हम ऐसे बोलते हैं कि जो टेरिटोरियल मैप है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, तो हम ऐसे बोलते हैं कि एक तो हमारी लैंड टेरिटरी आती है, फिर उसके बाद एक सी का कुछ पार्ट भी आता है, सी का, ओशन का, समुद्र का, और आप बोलते हैं अप टू 200 नॉटिकल माइल्स इंडिया की टेरिटरी है। क्या है? इंडिया की टेरिटरी। लेकिन 200 नॉटिकल माइल्स तक तो हमारा कंट्रोल है, लेकिन उसके बाहर हाई सीज आ जाता है। क्या आ जाता है? हाई सीज। ध्यान है, सब कुछ सुना है कभी? तो हम ऐसे बोलते हैं कि अगर हम ओशन जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से अप टू 200 नॉटिकल माइल्स पूरा कंट्रोल इंडिया के पास है, लेकिन 200 नॉटिकल माइल्स के आगे चले जाएंगे तो हाई सीज आएगा, और हाई सीज किसी का भी नहीं है। हाई सीज पर सबका कॉमन हक है। अब ऐसी सिचुएशन में सुनिएगा, ऐसा बहुत बार होता है कि इंडिया की जो नेवी है, इंडिया की जो नेवी है, यूएस की नेवी, जापान की नेवी, ये सब लोग मिलकर उस एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं, हाई सीज के एरिया को। क्योंकि चाइना है बदमाश कंट्री, वो एक्वायर करने की कोशिश करती है आइलैंड को, और कोई भी नेवी अपना आइलैंड चाइना के कंट्रोल में देने को तैयार नहीं है। लेकिन सर ध्यान से सुनो ना, चाइना की नेवी है बहुत स्ट्रांग। अब ऐसी सिचुएशन में अगर इंडिया उससे अकेले लड़ेगा तो शायद हार जाए, इसलिए इंडिया ने किसके साथ मिलकर एग्रीमेंट साइन कर लिए? विद द नेवी ऑफ यूएस एंड जापान। अब ऐसी सिचुएशन में एक तरफ चाइना और एक तरफ नेवी किसकी? इंडिया की, यूएस की और जापान की।
क्या अब इंडिया का पलड़ा भारी हो गया? सर जब ये एग्रीमेंट होते हैं ना तो ये पब्लिक को नहीं बताए जाते, क्योंकि ये अगेन इंडिया की सिक्योरिटी का मैटर है। किसका मैटर है? इंडिया की सिक्योरिटी का। ऐसे मैटर्स को हम पब्लिकली रिलीज नहीं करते। क्या ये ऐसी इंफॉर्मेशन सेक्शन 8 में एग्जेम्प्ट हो जानी चाहिए? हाँ, ऐसी इंफॉर्मेशन सेक्शन 8 में क्या हो जानी चाहिए? एग्जेम्प्ट हो जानी चाहिए। बात समझ में आ रही है? बोलो, क्लियर है? पक्की बात। अच्छा, इसी तरीके से हम ऐसे देखते हैं, लाइक लेट्स से ना हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, तो आइसक्रीम के अगर हम ब्रांड्स की बात करें तो बहुत सारे ब्रांड हमको देखते हैं, लाइक जनरली जो रेडियां खड़ी होती हैं उसमें एक जैसे लाइक क्रीमबेल, क्वालिटी वॉल्स, आजकल आ गई हैव मोर, नेचुरल्स, अमूल, ये सब कुछ है, वाडीलाल, ये सब कुछ आइसक्रीम्स हैं। सर देखिए, लगभग तुम किसी भी रेडी पे जाना ना आइसक्रीम लेने के लिए, किसी भी कंपनी की, तो लगभग हर रेडी पे तुमको एक जैसी ही आइसक्रीम मिलेगी, नाम खाली अलग अलग होंगे। चौको बार तुमको हर जगह मिल जाएगी ना, लेकिन सबके टेस्ट में हल्का फुल्का शायद डिफरेंस होगा। सेम इसी तरीके से कोल्ड ड्रिंक है, सेम इस तरीके से क्या है? कोल्ड ड्रिंक। कहते कोका कोला कंपनी है, नाना करते भी 80 कंट्रीज में कोका कोला का प्रोडक्ट बिक रहा है। कितनी कंट्रीज में? उसमें से इंडिया एक कंट्री है। ऐसी कितनी कंट्रियां हैं? और 79 और कंट्रियां होंगी जहां कोका कोला अपनी वही कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है, एक 10 वाली 12 वाली। इसका मतलब सर, अगर हमको वो कोल्ड ड्रिंक बनाने का केमिकल फॉर्मूला मिल जाए तो क्या हम भी सेम उसी टेस्ट की कोल्ड ड्रिंक बना लेंगे? मजा तो टेस्ट का ही है ना। अगर हम मार्केट में बोले बहुत सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं या हार्ड ड्रिंक्स आती हैं अलग अलग ब्रांड की, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट टेस्ट होगा ना। और अगर हमको उनका केमिकल फॉर्मूला पता लग जाए तो क्या हम भी उसी टेस्ट की सॉफ्ट ड्रिंक या हार्ड ड्रिंक बना लेंगे? तो सर अगर हम आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करके उससे कह रहे हैं अपना केमिकल फॉर्मूला बता दो, क्या बताएगा? सर ये तो उसका ट्रेड सीक्रेट है। क्या है? ये उसके ट्रेड का सीक्रेट है। अगर उसने यही रिलीज कर दिया तो सर फिर मार्केट में वो अपना प्रोडक्ट कैसे बेचेगा? सर फिर तो आप भी उसके प्रोडक्ट से अपने प्रोडक्ट को मैच कर लेंगे। तो सर ऐसी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं। आप किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से ऐसी आरटीआई की एप्लीकेशन फाइल करके उनसे उनके ट्रेड सीक्रेट की डिमांड नहीं कर सकते। अगर करेंगे भी तो पीआईओ आपको जवाब क्या देगा कि ये किसमें एग्जेम्प्टेड है? सेक्शन 8 में। हम आपको ये डिस्क्लोज नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही? देख लो, पक्की बात है ना? लिखें? चलो लिखो जरा, लिखिएगा जरा। पॉइंट नंबर 1। चलो ऐसा करता हूं, मैं पहले तुमको बुक से ही पढ़ा देता हूं, है ना? लेंदी लिखने से बेटर है बुक से पढ़ लो, जो शॉर्ट में होगा वो लिखवा दूंगा। ठीक है, 1 मिनट दो बस मेरे को। और बताओ, सब ठीक ठाक है? आज तो मौसम अच्छा हो रहा था। सुबह उठने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है? तुम लोग की जीआईएल की क्लास सुबह कर दूं? मतलब कितना सुबह का मतलब ये नहीं कि कह रही और कितना सुबह लगा, 5 बजे बुलाओगे क्या? मेरा मतलब है टैक्स की बाद में कर दें और जीआईएल की पहले कर लें। असल में अरुण सर मैरिड है ना, तो उनके घर वाले कह रहे हैं भाई साहब ये क्या तरीका है, सुबह सुबह 8 बजे पहुंच जाते हो, है ना? तो उन्होंने, उनकी वाइफ ने विद्रोह कर दिया, कहती नहीं सुबह सुबह नहीं जाना है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम तो अकेले हैं हम चले जाएंगे सुबह पहले, है ना? हाँ, तो फिर ऐसा करते हैं कि जीआईएल की क्लास सुबह कर लेते हैं और टैक्स की उसके बाद कर लेते हैं। बोलो 9 बजे कर लें? 8:30 सही है यार। अभी तो गर्मियां हैं, ठंड में लगता है थोड़ा, चलो ठंड में लगता है सर मेट्रो से आएंगे तो मेट्रो का वो पिलर पकड़ेंगे तो वो भी ठंडा, सीट पे बैठेंगे तो वो भी ठंडी, तो गेट खोलेंगे तो भी ठंडी ठंडी हवा, तो लगता है सर थोड़ा। अदरवाइज तो गर्मियों में ऐसी क्या प्रॉब्लम है? लड़कों को तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, सुबह उठे 2 बाल ऐसे सेट किए, चलो ना नहाए तो डीओ लिया और बोतलें खाली करी और चलो ठीक हो गए। हैं 9 बजे कर दो, ठीक। अब बोला है आपने विचार करेंगे, विचार करके डिसाइड करेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। बता देंगे, बता देंगे। हो सकता है 8 बजे कर दे, इट्स नॉट अ बिग डील। चलो देखो ध्यान से देखो क्या लिखा है।
पहली लाइन देखिए क्या लिखी है, पढ़ने में आ रही है, जूम कर दे थोड़ा। चलो पढ़ो, देखो क्या लिखा है। देयर शैल बी नो ऑब्लिगेशन टू गिव एनी, ऑब्लिगेशन किसके ऊपर है, पीआईओ के ऊपर, किसके ऊपर, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि अगर किसी ने आरटीआई की एप्लीकेशन लगाई है तो उसका जवाब दिया जाए। लेकिन हम बोल रहे हैं कि पीआईओ के ऊपर ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो किसी सिटीजन को नीचे दी गई इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करे। अगर नीचे दी गई इंफॉर्मेशन किसी भी आरटीआई एप्लीकेंट ने पीआईओ से डिमांड की है तो पीआईओ उसकी एप्लीकेशन के जवाब में यह लिखकर भेजेगा कि सर आरटीआई एप्लीकेंट, आपने जो इंफॉर्मेशन हमसे मांगी है वो हम आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो सेक्शन 8 में क्या है, एग्जेम्प्टेड है। बात समझ में आ रही है? टैली इंफॉर्मेशन क्या लिखी है सर, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर ऑफ विच, ऐसी इंफॉर्मेशन जो अगर डिस्क्लोज कर दी गई वुड प्री जुडिशियली ना एक नेगेटिव वर्ड है, कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड। नेगेटिव का मतलब है कि अगर ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो गई तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, क्या पड़ेगा, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, अफेक्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट या रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट और लीड टू इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। ध्यान से सुनिएगा सर, WHO की रिपोर्ट आई थी कोविड की आज से अराउंड 4 से 6 महीने पहले, और WHO ने क्लेम किया था कि हमारे इंडिया में अराउंड 50 लाख लोग मरे हैं कोविड की वजह से, और बीजेपी गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि 6 लाख लोग मरे हैं। तो फिर किसका रिकॉर्ड सही है? WHO कहती है इंडिया में कितने लोग मरे, 50 लाख कोविड के टाइम पे, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट कहती है कि कितने लोग मरे। किसकी बात सच मानी जाए? क्यों, भरोसा नहीं मोदी पे? नहीं कहीं नहीं, कह रही भरोसा नहीं है लेकिन वोट उसी को देंगे भरोसे वाली बात सेकेंडरी है लेकिन वोट उसी को देंगे। फिर क्या किया जाए? तो कहते हैं कि ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं। अच्छा ऐसे भी होता है, कभी कभी ऐसे होता है, जैसे मान लो कि जैसे मैंने तुम लोग को लास्ट क्लास में ना उरी का एग्जाम्पल दिया था, सर्जिकल स्ट्राइक वाले का, कि मान लो जैसे हम लोगों ने बोला कि उरी में 80 कमांडोज गए, और मान लो कि हमने आरटीआई एप्लीकेशन लगा के सरकार से पूछा जरा उन कमांडोज की लिस्ट दे दो जो गए थे सर्जिकल स्ट्राइक करने। अगर उनके नाम रिवील कर दिए जाएं तो क्या उनकी फैमिली को थ्रेट हो सकता है? तो जनरली ऐसी इंफॉर्मेशन को हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन की वजह से और काफी सारे ऑफेंसेस हो सकते हैं, इस वजह से हम इस इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करते। इसका मतलब ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जिसके डिस्क्लोजर की वजह से इंडिया की सिक्योरिटी को, इंडिया की इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, इंडिया की स्ट्रेटेजी मेकिंग डिसीजंस को नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता हो, तो उस इंफॉर्मेशन को हम शेयर नहीं करेंगे विद द आरटीआई एप्लीकेंट। उसको हम सेक्शन 8 के पहले क्लॉज में कवर कर लेंगे, सेक्शन 8 के पहले क्लॉज में कवर करके एग्जेम्प्ट कर देंगे। ठीक सर, पहली पॉइंट तो समझ में आती है। दूसरा नंबर देखिए क्या लिखा है, इंफॉर्मेशन विच हैज बीन एक्सप्रेसली फॉरबिडन। फॉरबिडन का मतलब मना किया गया, और एक्सप्रेसली का मतलब है साफ साफ बोलकर बोला गया है कि ये इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं होनी चाहिए। लिखा इंफॉर्मेशन विच हैज बीन एक्सप्रेसली फॉरबिडन टू बी पब्लिश्ड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ और ट्रिब्यूनल और द डिस्क्लोजर ऑफ विच मे कंस्टिट्यूट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट का मतलब तौहीन। अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी इंफॉर्मेशन है जो किसी कोर्ट ने या किसी ट्रिब्यूनल ने एक्सप्रेसली बोल रखा है कि इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक ना किया जाए, तो वो इंफॉर्मेशन आरटीआई एप्लीकेशन के थ्रू भी आपको नहीं दी जाएगी। अगर किसी इंफॉर्मेशन को क्या किया हुआ है, कोर्ट ने एक्सप्रेसली फॉरबिड किया है कि यह इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल देते हैं सर, मान लीजिए कि कोर्ट में कोई हाई प्रोफाइल केस चल रहा है। हाई प्रोफाइल केस का मतलब जिसपे लोगों के सेंटिमेंट्स अटैच्ड हैं, जिससे लोगों के क्या है, सेंटिमेंट्स अटैच। तुम लोगों को पता है, तुम लोगों ने कभी नाम सुना था बाबा राम रहीम?
आसाराम बापू सुना था? हंसी आ गई तुम, मतलब हंसने वाली राम रही पे हंसी नहीं आई, आसाराम बापू का नाम सुनते हंसी आ गई। तो हम ऐसे कहते हैं कि सर ये सब ना एक ऐसे बोलते हैं कि सेल्फ मेड गॉड थे। कैसे थे? अपने आप को इन्होंने भगवान बनाया हुआ था। तो ऐसी सिचुएशन में, लेकिन हरकतें भगवानों वाली थी नहीं, है ना, हरकतें तो अलग ही लेवल की थी। तो ऐसी सिचुएशन में हो क्या रहा था कि सर जब इनके ऊपर केसेस चल रहे होते थे ना, तो इनके जो भक्त होते थे, क्या होते थे? भक्त। आश्रम देखा? आश्रम, आश्रम देखा? आश्रम किसने किसने नहीं देखा? आश्रम जिसने नहीं देखा ना देखना, ठीक है, भरोसा उड़ जाएगा, है ना। तो उसे बाबा जाने मन की बात। तो आश्रम में ना ऐसे, मतलब ऐसे बोला गया क्या है कि जो ये ऐसे लोग होते हैं ना जिनके बहुत सारे फॉलोवर्स होते हैं, तो वो ना भड़काऊ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? भड़काऊ। उनको कंट्रोल कर पाना फिर बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अगर उनके अगेंस्ट कोर्ट कोई डिसीजन लेती है। तो कोर्ट ऐसे सेंसिटिव मैटर्स को, ऐसे सेंसिटिव मैटर्स को जिसमें कोर्ट को लगता है कि अगर ये इंफॉर्मेशन पब्लिक हुई तो जिस कंसर्न्ड पर्सन की ये इंफॉर्मेशन है उसके फॉलोअर्स पब्लिक ऑर्डर को, पब्लिक पीस को, पब्लिक सेफ्टी को एडवर्सली इफेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसी इंफॉर्मेशन को कोर्ट एक्सप्रेसली मना कर देती है कि जब तक इस पे फाइनल डिसीजन नहीं आ जाएगा तब तक ये इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए। और कोर्ट ये भी कह देती है कि अगर मेरे ऑर्डर देने के बावजूद ये इंफॉर्मेशन बाहर गई, लीक हुई, तो हम मान लेंगे कि जैसे ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, आपने कोर्ट की इज्जत नहीं रखी और आपके अगेंस्ट फिर एक्शन लिया जाएगा। क्लियर है बात? तो ऐसी इंफॉर्मेशन को हम शेयर नहीं करते। फिर थर्ड नंबर पॉइंट क्या आता है? इंफॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड कॉज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट और द। जनरली सर आप वैसे ऐसा देखते हैं कि जब लोकसभा और राज्यसभा में कोई डिस्कशन चल रहा होता है तो एक टीवी पे चैनल आता है लोकसभा के नाम से, राज्यसभा के नाम से डीडी नेशनल लिखा होता है, कभी कभी दूरदर्शन का चैनल। सर जो ये डीडी का मतलब ये दूरदर्शन, दूर और फिर दर्शन, डीडी। तो ये डीडी चैनल है ना, इस पे पार्लियामेंट की लाइव फीड आ रही होती है। जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा होता है तो उस सेशन में जो भी डिस्कशंस हो रहे होते हैं वो टीवी में लाइव दिखाए जाते हैं कि भाई हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो, तो जरा देखे तो वो क्या डिस्कशन करते हैं। तो बहुत बार ऐसी पिक्चर आती है, पीछे सांसद सो रहे होते हैं, किसी को कुछ अता पता ही नहीं होता, हंसी मजाक चल रहा होता है वहां पे, कभी कभी शेरो शायरी भी चल रही होती है, ऐसा सब कुछ हो रहा होता है। लेकिन सर पार्लियामेंट की कुछ प्रोसीडिंग्स ऐसी होती हैं जिन प्रोसीडिंग्स को टीवी पे नहीं दिखाया जाता, और वो प्रोसीडिंग्स ऐसी प्रोसीडिंग्स होती हैं जिनको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। क्या रखा जाता है? कॉन्फिडेंशियल। अब अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन वो पार्लियामेंट की उन प्रोसीडिंग्स की रिकॉर्ड की डिमांड करता है जिन रिकॉर्ड को क्या रखना है? कॉन्फिडेंशियल, तो उस इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं किया जाता, उन इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं किया जाएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आफ्टर पब्लिक अथॉरिटी। एग्जाम में अगर आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा और आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा व्हाट आर द डिफरेंट इंफॉर्मेशंस व्हिच आर एग्जेम्प्टेड अंडर आरटीआई। वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जिनको एग्जेम्प्ट किया गया है अंडर आरटीआई। पॉइंट नंबर 3। फिर आता है कौन सा नंबर? पॉइंट नंबर 4। यहां पे बात देखिए क्या हो रही है, किस चीज की, किस चीज की बात हो रही है? ट्रेड सीक्रेट्स और जैसे हम लोगों ने बोला पेटेंट, डिजाइन। अच्छा कभी आपने मोबाइल्स देखे हैं तो आप देखिए जब मोबाइल देखते हैं ना तो आप कभी भी ऐसा नहीं देखेंगे कि डिफरेंट कंपनी के सेम मॉडल रिलीज हुए हों। डिफरेंट कंपनी के सेम मॉडल कभी भी मार्केट में रिलीज नहीं होते। क्यों सर? क्योंकि जब भी कोई कंपनी अपने मोबाइल का मॉडल तैयार करती है तो उस डिजाइन का रजिस्ट्रेशन करवा लेती है, और अगर कोई दूसरी कंपनी से उसी डिजाइन को कॉपी करने की कोशिश करेगी तो वो वायलेशन हो जाएगा ऑफ द डिजाइन। तो ऐसी सिचुएशन में डिजाइन कॉपी नहीं होते। इसी तरीके से आप कभी भी देखिएगा तो जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उनके भी डिजाइन कॉपी नहीं होते, एसी के डिजाइन कॉपी नहीं होते, टीवी के डिजाइन कॉपी नहीं होते। लगते लगभग सब सिमिलर ही हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं होते। क्या नहीं होते? आइडेंटिकल का मतलब तो क्या हो गया? बिल्कुल टू कॉपी सेम, और सिमिलर का मतलब है लगभग मिलते जुलते। मिलते जुलते तो हो सकते हैं बट डिजाइन कॉपी नहीं हो सकता। इसीलिए आप देखते हैं कि हर कंपनी का जो डिजाइन होता है वो अलग। अब अगर हम ऐसी कोई इंफॉर्मेशन डिमांड करना चाहते हैं जो ट्रेड सीक्रेट है या जिनकी वजह से हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इनटेंजिबल एसेट्स के राइट
एडवर्सली अफेक्ट हो सकते हैं, तो इन इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं किया जाता, बिल्कुल नहीं किया जाता। ऐसी इंफॉर्मेशन को सीक्रेटिव ही रखा जाता है। ऐसी इंफॉर्मेशन को हम आरटीआई एप्लीकेंट को आरटीआई एप्लीकेशन के थ्रू प्रोवाइड नहीं करते। आ रही बात समझ? ठीक है, सोच लो, कोई दिक्कत? पक्की बात, बाद में ना कहना कि समझ नहीं आया था। मतलब बोलोगे तो समझा तो दूंगा ही, ऑप्शन तो कोई है ही नहीं, है ना। मतलब हम ऐसे बोलते हैं ना, कस्टमर इज किंग, वैसे ही बोलते हैं सर्वोपरि हैं आप। कौन है सर? चलो सर्वोपरि बोलने की तो हम कोशिश कर लेंगे, लिखने को ना दे देना कहीं कि सर्वोपरि लिखना कैसे है ना। चलो पहले अब ये एक पॉइंट और पढ़ दो, पॉइंट नंबर एफ। इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट ने कोई इंफॉर्मेशन इंडियन गवर्नमेंट के साथ शेयर की थी कॉन्फिडेंस के साथ कि ये इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल ही रखी जाएगी, इस इंफॉर्मेशन को लीक नहीं किया जाएगा। जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल लिया था मिलिट्री का, नेवी का, जिसमें हम लोगों ने बोला था कि नेवी, कभी आप न्यूज में देखिएगा ऐसे आता है कि यूएस जापान और इंडिया ने, यूएस जापान और इंडिया की नेवी ने एक साथ कॉमन ड्रिल की। क्या की? ड्रिल। ड्रिल का मतलब होता है एक तरीके से प्रैक्टिस की, कि कल को अगर कोई अटैक हुआ तो ये तीनों कंट्रीज की नेवी एक साथ मिलकर किस तरीके से उस अटैक को हैंडल करेंगे। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ये तो बता दिया जाता है कि हाँ कॉमन ड्रिल हो रही है, लेकिन उसकी जितनी भी टेक्निकल इंफॉर्मेशन होती है उनको शेयर नहीं किया जाता, क्योंकि अगर वो इंफॉर्मेशन आ भी रही है, जैसे कभी अभी तुम लोगों ने सुना होगा कि इंडिया ने ना रफेल परचेज किए। क्या परचेज किए? रफेल। मतलब ऐसे बोलते हैं कि इंडिया की एयरफोर्स ने जेट परचेज किए फ्रांस से। कहां से परचेज किए? फ्रांस से। अब ध्यान से, सर वो रफेल के अंदर की जितनी भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं वो इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री को तो पता है, लेकिन हम लोगों को नहीं बताई जाएंगी। रीजन भी क्योंकि अगर वो सारी टेक्निकलिटीज पब्लिक को बता दी जाएं तो शायद ये हमारी एनिमी कंट्री के पास भी पहुंच जाए। तो इंडिया ने फ्रांस की गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया होगा, जिसके तहत ना फ्रांस गवर्नमेंट और ना ही इंडियन गवर्नमेंट इस रफेल की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन किसी दूसरी गवर्नमेंट को नहीं दे सकते, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन कैसी रहेगी? कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। क्लियर है बात? रफेल एक इकलौता एयरफोर्स के पास एयरक्राफ्ट है जिसमें जो फ्यूल डलेगा वो एयर में ही डल सकता है, हवा में ही फ्यूल डल सकता है। जैसे वैसे तो क्या होता है, गाड़ी में अगर हमको फ्यूल डलाना है तो हमको पंप पे ले जाना पड़ता है, इसी तरीके से एयरक्राफ्ट में भी होता है कि अगर आप उसमें कोई भी फ्यूल डलवाएंगे तो पहले जो प्लेन है वो लैंड तो करे तभी तो फ्यूल डलेगा। लेकिन रफेल एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसमें हवा में ही एयर फ्यूलिंग हो सकती है। मतलब एक तरफ रफेल चल रहा होगा, एक तरफ दूसरा एयरक्राफ्ट आएगा जिसमें फ्यूल होगा और वो हवा में ही उसकी फ्यूलिंग कर देगा। इस तरीके का वो एयरक्राफ्ट है। तो मतलब कहते हैं सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट है, इससे बड़ा, इससे पावरफुल एयरक्राफ्ट और किसी कंट्री के पास नहीं है। ठीक है, फिर हम आते हैं पॉइंट नंबर जी पे। पॉइंट नंबर जी देखिए क्या कहता है। चलो जी भी छोड़ो, ये पढ़ो क्या लिखा है। सर हम ना अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास गए। किसके पास गए? या कोई क्लाइंट कंपनी सेक्रेटरी के पास आया, एडवोकेट के पास आया। तो जब हम किसी प्रोफेशनल से एडवाइस लेने जाते हैं ना, तो वो प्रोफेशनल सबसे पहले हमसे ये कहता है हमसे छुपाना कुछ मत, जो कुछ हो सच सच बता देना, क्योंकि अगर तुमने हमसे छुपाया तो बाद में हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करते। जनरली क्रिमिनल केसेस जब हम मूवीज या किसी वेब सीरीज में देख रहे होते हैं ना, तो ये डायलॉग बोलता है वकील जाकर कि तुम सब कुछ रखो अपने पास लेकिन हमसे कुछ ना छुपाना, तुम किसी को कुछ ना बताना, लेकिन जितनी भी इस केस से रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो हमको बता देना। अब ध्यान से सुनना, सर एक क्लाइंट अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को, अपने कंपनी सेक्रेटरी को, अपने एडवोकेट को ये सारी इंफॉर्मेशन भरोसे पे देता है। किस पे देता है? भरोसे पे, क्योंकि उसको पता होता है कि यही हमारा सेवियर है, यही हमको बचा पाएगा। लेकिन वो सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ इस भरोसे पे देता है कि हम तुमको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि तुम तो हमको बचा लोगे, लेकिन ये इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी को ना शेयर करना। अब मान लीजिए कि अगर मैंने कोई इंफॉर्मेशन फिडुशियरी कैपेसिटी में, फिडुशियरी का मतलब है ट्रस्ट का, भरोसे का रिलेशन। किसका रिलेशन? भरोसे का। अब अगर मैंने फिडुशियरी कैपेसिटी में किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की है, तो
तो बताइए क्या वो इंफॉर्मेशन पब्लिक कर दी जाए? नहीं सर, वो इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं की जाएगी, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन कैसे ली गई है? फिडुशियरी कैपेसिटी में। अब अगर फिडुशियरी कैपेसिटी में किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन किसी बॉडी ने, किसी इंस्टीट्यूशन ने, किसी अथॉरिटी ने, जो पब्लिक अथॉरिटी है, अगर उसके पास फिडुशियरी कैपेसिटी में हमारी कुछ इंफॉर्मेशन है, तो ये उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो ये इस इंफॉर्मेशन को रिलीज ना करे। अगर कोई आरटीआई एप्लीकेंट आरटीआई एप्लीकेशन लगाने के बाद भी उससे ये डिमांड कर रहा है, तो उसको क्लियर कट मना कर दिया जाए कि ये इंफॉर्मेशन आपको शेयर नहीं की जाएगी। हरी बस क्लियर, पक्की बात, बहुत हद तक चीजें समझ में आई। अब जो चीजें रह गई ना उसको छोड़ देते हैं अभी, नहीं तो फिर बड़ा बोरिंग सा होने लगेगा। अभी तक कितना कुछ पढ़ा, अभी तक हम ऐसे बोलते हैं कि सर जो पहला पॉइंट पढ़ा वो क्या था, जिसमें हम लोगों ने बोला कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारी इंडिया की सिक्योरिटी को, सॉवरेनिटी को, स्ट्रेटजी को, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को नेगेटिवली प्रीजुडिशियली अफेक्ट करेगी, तो ऐसी इंफॉर्मेशन को हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। फिर दूसरे नंबर पे कौन सी पड़ी? हम ऐसे कह रहे थे ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो किसी कोर्ट ने, किसी ट्रिब्यूनल ने एक्सप्रेसली फॉरबिड की हुई है, एक्सप्रेसली उसको मना किया हुआ है डिस्क्लोज करने से, तो उस इंफॉर्मेशन को भी हम शेयर नहीं करेंगे। फिर तीसरे नंबर पे कहते हैं पार्लियामेंट, ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट। हम ऐसे बोलते हैं कि अगर पार्लियामेंट्री डिस्कशंस हैं और पार्लियामेंट में कुछ डिस्कशंस हो रहे हैं, या पार्लियामेंट की कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको कॉन्फिडेंशियल रखना है, तो उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को हम मार्केट में शेयर नहीं होने दें। मार्केट में शेयर होने का मतलब पब्लिक में शेयर नहीं करेंगे। फिर फिफ्थ नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा ट्रेड सीक्रेट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। फिर एक चीज और सुनिएगा ध्यान से, कभी आपने सुना है टेक्निकल कोलैबोरेशंस? एग्जाम्पल देते हैं सर, जो हमारे दिल्ली में मेट्रो चल रही है, ये मेट्रो साउथ कोरिया से आई है। कहां से आई है? साउथ कोरिया। अब ध्यान से, जब हम ऐसी किसी फॉरेन कंट्री के साथ कोई टेक्निकल कोलैबोरेशन करते हैं ना, तो हम उनसे ये हेल्प मांगते हैं। जैसे अभी सुनिएगा, जैसे हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल लिया ना रफेल का, अब फ्रांस से एयरक्राफ्ट इंडिया आ गए इंडिया। सर मान लो कल को इस पर्टिकुलर क्राफ्ट में कोई हल्की फुल्की छोटी मोटी सी दिक्कत आती है, तो एयरक्राफ्ट को क्या वापस से फ्रांस भेजेंगे जो ठीक हो गया हो? ऐसे कहते हैं उस रफेल की जब टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस तैयार हो रही थी, तो 2 सालों तक डिफेंस मिनिस्ट्री के बिहाफ पे टेक्नीशियंस फ्रांस में ही रुके हुए थे और वहां से उसकी हर एक टेक्निकलिटी सीख रहे थे कि कल को अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम उसको वहीं रिजॉल्व कर लेंगे। बात समझ में आई? सेम उसी तरीके से जब दिल्ली मेट्रो दिल्ली में इफेक्टिवली कॉर्पोरेट हो रही थी, तो यहां के सारे टेक्नीशियंस कहां गए थे? साउथ कोरिया। पूरी स्पेसिफिकेशन सीख कर आए थे, समझ कर आए थे कि अगर मान लो कोई दिक्कत हो जाए, तो अबे मान लो दिल्ली मेट्रो रुक गई, मान लो 10-15 मिनट के लिए रुक गई, तो अब क्या वेट करेंगे साउथ कोरिया से पहले इंजीनियर आए, फिर वो इसको रिजॉल्व करें, तब मेट्रो चले? ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या होता है कि कभी अब, लेकिन ध्यान से, अगर हमने वो सारी टेक्निकलिटी सीख ली, तो क्या हम इंडिया में मेट्रो नहीं बनाना शुरू कर देंगे? तो साउथ कोरिया का तो नुकसान हो गया, नहीं नुकसान हो गया? फिर तो हम यहां पे मेट्रो कोच बनाकर बेचना स्टार्ट कर देंगे। तो कहते हैं जब ऐसी कोई कमर्शियल इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है ना, तो जिसके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है उसके साथ एक एग्रीमेंट साइन हो जाता है जिसका नाम होता है कमर्शियल कॉन्फिडेंस एग्रीमेंट। कौन सा? कमर्शियल कॉन्फिडेंस एग्रीमेंट। जनरली ये एग्रीमेंट टेक्निकल कोलैबोरेशंस के तौर पे एग्जीक्यूट किए जाते हैं कि कहीं हमारी इंफॉर्मेशन का यूज करके उस इंफॉर्मेशन रिसीवर को कोई कमर्शियल टर्म्स में प्रॉफिट ना हो। तो फॉर द टाइम बीइंग हम उसके लिए क्या कर लेते हैं? एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं और फिर इसकी इंफॉर्मेशन हम शेयर नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 4 पे ये सामने लिखा हुआ था, देखो यहां पे लिखा हुआ है ट्रेड सीक्रेट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या फिर कमर्शियल कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से अगर ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हुई तो उस इंफॉर्मेशन की वजह से जो कॉम्पिटिटर है उसको मार्केट में नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी इंफॉर्मेशन को हम फिर शेयर नहीं करते। फिर हम लोगों ने पढ़ा पॉइंट नंबर 5 में फिडुशियरी कैपेसिटी में अगर कोई इंफॉर्मेशन दी गई है तो इस इंफॉर्मेशन को भी हम मार्केट में रिलीज नहीं करेंगे। और लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर फॉरेन गवर्नमेंट से कोई इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंस में ली गई है तो फिर उस इंफॉर्मेशन को भी हम रिलीज नहीं करें। कभी आपने वेब सीरीज या किसी मूवी में ऐसा देखा है कि आप लोगों ने मूवी देखी थी पिंक मूवी देखी थी? तो पिंक मूवी में ना एक सीन आता है जहां पे तापसी पन्नू होती है और तापसी पन्नू का एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाना होता है। तो जो जज होते हैं वो तापसी पन्नू से कहते हैं कि अगर आप चाहें
तो आप पब्लिक में पूरी भरी अदालत में स्टेटमेंट ना दीजिए, हम अलग से भी आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम कोर्ट को तो बताना चाहते हैं लेकिन पब्लिक को नहीं बताना चाहते। अगर हम कोर्ट को वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो फिड्यूशियरी कैपेसिटी में देंगे। किस कैपेसिटी में देंगे? फिड्यूशियरी कैपेसिटी में देने का मतलब है कि कोर्ट हम आपको तो बता दे रहे हैं क्योंकि आपको डिसीजन लेना है, लेकिन आप हमसे वादा करिए कि जो हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो भरोसे पे दे रहे हैं, आप इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक नहीं होने देंगे। तो फिर ऐसी सिचुएशन में अगर हम किसी भी अथॉरिटी के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो फिड्यूशियरी कैपेसिटी में दी जा रही है, तो वो उस अथॉरिटी की जिम्मेवारी बनती है कि वो उस फिड्यूशियरी कैपेसिटी में रिसीव्ड इंफॉर्मेशन को आरटीआई एप्लीकेशन के थ्रू भी पब्लिक में रिलीज ना करें। आगे बस फटाफट से एक बार रीड आउट कर लो, पॉइंट नंबर एफ तक रीड आउट कर लो फटाफट से, एक बार पढ़ लो, बस एक रीडिंग मारो फिर खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास तो उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, करें, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ऐसा होता है, लाइफ टाइम के लिए नहीं होता। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम बोलते हैं कि तब तक हम नहीं करेंगे। जैसे पेटेंट की एक लाइफ होती है, तो पेटेंट हमने अगर कुछ करा लिया तो उस लाइफ पीरियड में तो हम कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद वो ओपन हो जाता है ना, उसके बाद वो ओपन हो जाता है। क्योंकि अब प्रेजेंट टाइम पे दिल्ली मेट्रो जो तैयार हुई थी, अब उसके बाद दिल्ली मेट्रो का जो कॉरपोरेशन डीएमआरसी है, ये इसके टेक्नीशियंस अब मेट्रो कोच बनाने लग गए। पहले ये जितने भी मेट्रो कोच थे ना, कहते 3-3 करोड़ के मेट्रो कोच है, एक मेट्रो कोच 3 करोड़ का, जो साउथ कोरिया से आता था। लेकिन जब लखनऊ में मेट्रो बनी तो लखनऊ मेट्रो के जो कोचेस थे, कुछ कोचेस तो आए साउथ कोरिया से, लेकिन कुछ कोचेस इंडिया में बना दिए गए, क्योंकि अब यहाँ के टेक्नीशियंस इतने ज़्यादा अपग्रेड हो गए हैं कि उनको समझ में आ गई है कि किस तरीके से ये कोचेस तैयार हो सकते हैं। लेकिन अगर तुरंत ही हम बनाने लग जाएंगे तो फिर तो साउथ कोरिया ने अपना नुकसान कर लिया, तो वो हमारे साथ एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं कि लेट्स से फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स आप ऐसा नहीं करेंगे, फिर 10 साल के बाद कर लीजिएगा। तो फिर वो जो टाइम पीरियड है ना, उस टाइम तक तो वो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं होगी। जब 10 साल बीत जाएंगे, अब तो वो पब्लिक कर सकते हैं, तो फिर पब्लिक कर दो, ऐसा ठीक है। सर मान लीजिए जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, अब उनका काफिला जा रहा है, क्या जा रहा है उनका काफिला, काफिला को मतलब हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वे। अब हम ऐसे बोलते हैं कि मान लीजिए कि उनका काफिला जा रहा है तो ना बहुत सिक्योरिटी में जाते हैं वो, और हम एक वर्ड भी बड़ी बार सुनते हैं, प्रोटोकॉल। क्या वर्ड सुनते हैं? कहते हैं ना, ये जितने भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स होते हैं या जिनकी इतनी बड़ी रैंक होती है, इनके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। लाइक जब ओबामा इंडिया आए थे, जब प्रेसिडेंट ओबामा इंडिया आए थे तो वो इंडिया में आके ना कुर्ता पैजामा पहनना चाहते थे, क्योंकि मोदी के साथ अच्छी दोस्ती थी, कुर्ता पैजामा पहनना चाहते थे, उनके साथ वो जैकेट भी पहनना चाहते थे। लेकिन उनके ऑफिशियल्स ने उनको मना कर दिया था कि जो यूएस का प्रोटोकॉल है, यूएस के प्रोटोकॉल के बेसिस पे अगर यूएस का प्रेसिडेंट किसी फॉरेन कंट्री में जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सूट विद टाई ही पहन सकता है, ये कुर्ते पैजामे नहीं पहन सकता। पता कि तुम उसको लुंगी पहना दो, तो ये ओबामा इन लुंगी, तो सोचो यूएस प्रेसिडेंट लुंगी पहन के घूम रहा है। तो ये सब उनके प्रोटोकॉल्स में नहीं था, तो उनको क्लियर कट मना कर दिया गया था कि ये सब नहीं अलाउड है, तो ओबामा ने फिर वो कुर्ता पैजामा नहीं पहना। लेकिन जब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए थे, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ना, कनाडा में तो सरदारों का बिल्कुल बहुत ज़्यादा बोलबाला है, भर भर के सरदार हैं, है ना। तो इस वजह से जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है ना, उनका बहुत बड़ा वोट बैंक है सिखिज्म का, सिख का, जो उनको वहाँ वोट करता है। तो वो इंडिया आए थे अपनी फैमिली के साथ, गोल्डन टेम्पल गए थे, तो जब गोल्डन टेम्पल गए तो उन्होंने कुर्ता पजामा पहना था। तो उन्होंने बोला था कोई बात नहीं, हमारा प्रोटोकॉल जो होएगा देखा जाएगा, लेकिन हमको अभी पहले सरदारों को खुश करना है क्योंकि हमारा वोट बैंक है वहाँ पे। तो उन्होंने फिर यहाँ पे आके कुर्ता पजामा पहना था। तब ये क्वेश्चन रेज हुआ था कि ओबामा ने क्यों नहीं पहना, तो एक स्टेटमेंट रिलीज की गई थी कि उनके प्रोटोकॉल में ये अलाउड नहीं था और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के प्रोटोकॉल में अलाउड था, तो उन्होंने पहन लिया, उन्होंने नहीं पहना। तो ऐसा होता है कि जब हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जब फॉरेन कंट्री जाता है तो पूरी सिक्योरिटी में जाता है, उनका प्रॉपर शेड्यूल होता है। तो क्या वो शेड्यूल हम डिमांड कर सकते हैं उनसे कि जरा बता दो कौन सी गाड़ी में बैठ के जाएगा, कितने बजे उतरेगा, कितने बजे नहीं उतरेगा, क्या होएगा? क्योंकि सर इनको इतनी सिक्योरिटी क्यों दी जा रही है? इसलिए तो दी जा रही है क्योंकि इनकी लाइफ को थ्रेट है, कोई भी ऐरा गैरा उठा के बंदूक उठाएगा गोली मार दे। तो और क्योंकि देखो ये होता है, किसी भी पर्सन से ना कोई भी 100% सेटिस्फाई नहीं हो सकता। मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन से कुछ लोग खुश होंगे तो 110% कुछ नाखुश भी होंगे।
अगर हम YouTube पे वीडियो डालते हैं तो लाइक भले ही जितने मर्जी आते हो, बट कुछ तो डिसलाइक भी आएंगे, और वो पार्ट एंड पार्सल है। अगर हम देखें कि कोई भी पर्टिकुलर सेलिब्रिटी अपनी फोटो अपलोड करता है इंस्टाग्राम पे, तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स होते हैं, लेकिन बीच में कुछ कमेंट्स ऐसे भी होंगे जो उनको गालियां दे रहे होंगे। तो वी कैन नॉट मेक श्योर कि हमारे एक पर्टिकुलर काम से 100% लोग सेटिस्फाई हैं, ठीक है। अब मोदी कह रहे हैं कि हमारा एक पूरा काफिला है, एक पूरा प्रोटोकॉल है जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसी फॉलो करती है, और हम उसकी सिक्योरिटी एजेंसी से उन्हीं प्रोटोकॉल के बारे में पूछ रहे हैं कि जरा हमको बता दो कितने बजे फ्री होंगे ताकि हम गोली मार दे, हमको बता दो कितने बजे निकलेंगे। तो ये सब चीजें जनरली डिक्लेयर नहीं की जाती हैं, जो पॉइंट नंबर जी में लिखी होती है। कहते हैं अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो किसी की लाइफ को थ्रेट पहुंचा सकती है, किसी की सेफ्टी को थ्रेट पहुंचा सकती है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन को हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। और इसी लाइन में कवर होता है वो जहां हम लोगों ने बोला कि उरी सर्जिकल स्ट्राइक में जितने कमांडोज गए थे उनके नाम इसीलिए डिस्क्लोज नहीं किए जाते कि अगर डिस्क्लोज किए जाएंगे तो उनकी फैमिली को थ्रेट हो सकता है, उनको थ्रेट हो सकता है, तो उनकी पर्सनल सेफ्टी को सिक्योर करने के लिए ये इंफॉर्मेशन जनरली शेयर नहीं की जाती। तो पॉइंट नंबर जी अगर पढ़ें तो देखिए क्या लिखा है, इंफॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड इंडेंजर द लाइफ और फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन, और आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कभी भी देखिए जब पुलिस ऑफिसर से पूछा जाता है ना कि आपको ये इंफॉर्मेशन कहां से मिली, तो वो बोलते हैं कि हम अपना सोर्स नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर एक बार हमने अपना सोर्स बता दिया तो वो सोर्स रिवील हो गया, और अगर वो सोर्स रिवील हो गया तो फिर वो सोर्स बेकार हो गया, है ना। क्या पता, हो सकता है हम में से कोई खबरी हो, किसी को पता थोड़ा ना है, लेकिन अगर हमने बता दिया तो फिर हमारा काम ही बेकार हो गया, फिर तो हमारा काम बिल्कुल जीरो हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसी इंफॉर्मेशन को हम डिस्क्लोज नहीं करते। क्लियर है यहां तक? देख लो भाई, कुछ पूछना है तो बताओ, पक्की बात। लो एक पॉइंट और ही कर लेते हैं, खत्म ही कर देते हैं। देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। सर कभी कभी जब हम मूवीज या वेब सीरीज वगैरह देख रहे होते हैं तो पुलिस ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं और मीडिया उनसे पूछती है सर जवाब दीजिए जवाब दीजिए, तो पुलिस ऑफिसर कहता है मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, आपको बताएंगे जब पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी तब बताएंगे। कहां से पता लगा? विशेष सूत्रों से पता लगा है। ये विशेष सूत्र क्या है किसी को नहीं पता। ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये क्या है? सोर्स। विशेष सूत्र का मतलब है कि हमको कहीं से इंफॉर्मेशन मिली है। अब ये तो हमारा विशेष है ना, लाइक स्पेशल सूत्र है, हम क्यों बता दें? अगर हमने तुमको बता दिया तो फिर स्पेशल कहां रहेगा? तो हम इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करते। लेकिन सर कभी कभी होता क्या है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इन्वेस्टिगेशन आसान नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी, ऐसे बोलते हैं, बहुत सारी कड़ियों को जोड़ना पड़ता है, तब जाके इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है। सर जब ये इन्वेस्टिगेशन हो रही होती ना, अगर इस इन्वेस्टिगेशन की पल पल की इंफॉर्मेशन पब्लिक को पता लगती रहेगी तो इन्वेस्टिगेशन और डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि लोग सबूत मिटाने की कोशिश करेंगे, और अगर एक बार सबूत मिटा दिए गए तो फिर इन्वेस्टिगेशन कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी। इसीलिए जब मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन होता है ना, तो अंडर इन्वेस्टिगेटेड मैटर की इंफॉर्मेशन को पब्लिक नहीं किया जाता। जब मैटर पूरा कंप्लीट हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन के बाद, तब सब कुछ रिवील कर दिया जाएगा। लेकिन तब फिर पुलिस ऑफिसर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस रिलीज निकालते हैं, प्रेस नोट निकालते हैं और बताते हैं कि हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या किया। लेकिन जब तक मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन होता है तब तक ये इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, क्योंकि अगर ये मार्केट में इंफॉर्मेशन आ गई तो इन्वेस्टिगेशन शायद कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाएगी। तभी देखो पॉइंट नंबर एच क्या कहता है? इंफॉर्मेशन विच वुड impede, impede का मतलब है adversely affect the process of investigation और apprehension और prosecution of offenders, या फिर उसका मदद मिल सकता है उस पर्सन को जिसने ऑफेंस कमिट किया है। क्लियर है बात? तुम लोगों ने कभी मूवी देखी थी, कौन सी मूवी थी? सनी देओल की मूवी थी घातक, नहीं घातक भी नहीं, एक और मूवी, नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, पता नहीं, कभी याद आएगा तो बताऊंगा। उसमें इस पर्टिकुलर वर्ड का यूज किया गया। उसमें क्या होता है कि एक तरीके से जब तुम लोग छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, तुमने मूवी देखी नायक, अनिल कपूर वाली, देखी ना? और उसमें नायक में वो एक बार क्या करता है, वो पगड़ी अगड़ी बांध के अपना फेस बदल कर गाँव जाता है, देखा नहीं देखा है? और वो कहता है कि हम अब अपने पर्सनल काम के लिए गाँव जाना चाहते हैं, इतनी सारी गाड़ियाँ क्यों खड़ी कर दी हैं? तो वो कहते हैं सर बाकी जितने चीफ मिनिस्टर पहले मुंबई के रहे थे ना, उनकी लाइफ को थ्रेट नहीं था, आपकी लाइफ को बहुत थ्रेट है, और आज आप तीसरे नंबर की गाड़ी में जाएंगे। तो क्या ये एक तरीके से वही इंफॉर्मेशन है जो हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते? क्यों? क्योंकि इसकी वजह से किसी की लाइफ को थ्रेट हो सकता है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन हम डिस्क्लोज जनरली नहीं करते। ये इंफॉर्मेशन देन एंड देयर पता लगती है।
और एक एग्जांपल देते, बहुत सिंपल सा। हम लोगों ने मूवी देखी थी रेड, अजय देवगन की, और अजय देवगन की जब हम लोगों ने रेड मूवी देखी तो उस रेड मूवी में ना जब वो रेड डालने जाते हैं तो वो बताता ही नहीं अजय देवगन की रेड किसके यहाँ पड़ने जा रही है, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर ये मैंने पहले ही रिवील कर दिया ना तो उन तक बात पहुंच जाएगी और सारा मामला रफा दफा हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में तब तक बताओ ही ना जब तक हैम्पर होने के चांसेस हो। तो वो इंफॉर्मेशन तभी रिवील की जाएगी जब एक्चुअल में वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर दी जाएगी। क्लियर है बात? देख लो भाई, कुछ समझना पूछना हो तो बताओ। सही है सर, हम कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मांगना चाहते हैं जो किसी पर्टिकुलर पर्सन की पर्सनल इंफॉर्मेशन है। कैसी इंफॉर्मेशन? सर हम जानना चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी शादी क्यों नहीं कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? अब बताओ क्या ये इंफॉर्मेशन मांगनी चाहिए? अरे ये तो उसकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, वो अपने पास रखे ना, वो नहीं शेयर करना चाहता। लोगों को लेकिन बड़ी चुल होती है, सलमान खान शादी क्यों नहीं कर? अबे कर लेगा, उसका मन जब मर्जी करे, नहीं शादी कर लो। समझ रहे हो ना? अरे मेरा मन होगा मैं कर लूंगा। मेरे पिछले 3 साल से पूछे जा रहे हैं शादी कब कर रहे हो, शादी कब कर रहे हो, शादी कब कर? अरे कर लेंगे। नहीं नहीं कब कर रहे हो, कब कर रहे हो? हैं? अच्छा अच्छा, फोन नहीं उठाते इस वजह से लगता है कि शादी कर लेनी चाहिए इनको, कहीं ऐसा ना हो बातें शातें कर रहे हो कोई दूसरे नंबर से, है ना? ये पॉसिबिलिटी है, ये बात सच है। अब मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। तुम लोग को इस वजह से शक होता है तो मैं फोन रिसीव करके छोड़ दूंगा, कहूँगा देखो आवाज तो आ नहीं थी तुमको, हम लोग कुछ हो ही नहीं रहा। तो ना अब किसी की, जब हम ऐसे बोलते हैं ना कि जबरदस्ती आप किसी की प्राइवेसी को अगर हर्ट करने की कोशिश करेंगे तो इन दैट सिचुएशन, देखो कोई इंफॉर्मेशन इसलिए शेयर की जाती है क्योंकि वो उस इंफॉर्मेशन का कोई रेलेवेंस होता है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी इंफॉर्मेशन की डिमांड कर रहे हैं जैसे कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की प्राइवेसी हर्ट होगी, प्राइवेसी एडवर्सली इफेक्ट होगी, तो ऐसी इंफॉर्मेशन को पब्लिक अथॉरिटी शेयर नहीं करता, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन का किसी से कोई खास रेलेवेंस नहीं है। ये इंफॉर्मेशन सिर्फ गॉसिप्स के लिए इकट्ठी की जा रही है और ऐसी इंफॉर्मेशन को पब्लिक अथॉरिटी शेयर नहीं करती। तो अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आप डिमांड करते हैं जिससे किसी पर्टिकुलर पर्सन की प्राइवेसी एडवर्सली इफेक्ट होगी तो उस इंफॉर्मेशन की हम डिमांड और उस इंफॉर्मेशन को हम डिस्क्लोज नहीं करते। लाइक एग्जांपल देते हैं सर, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट को खोलते हैं ना, तो जितने भी गवर्नमेंट वेबसाइट में ऑफिशियल्स होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए होते हैं ना, वो ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है। कौन सा? ऑफिस का। अब आप उनसे बोल रहे हैं नहीं हमको उनका पर्सनल मोबाइल नंबर दे दीजिए, हमको कभी जरूरत होगी तो प्राइम मिनिस्टर तो हमारे हैं, हम कभी भी फोन करके उनसे पूछ लेंगे, और मोदी जी क्या हाल है, आज कहाँ जा रहे हैं, हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है, कब आएगी। तो ये पर्सनल इंफॉर्मेशन जनरली हम किसी से डिमांड नहीं कर सकते क्योंकि ये उनकी प्राइवेसी हर्ट करता है। और अगर किसी पब्लिक अथॉरिटी से आप किसी तरीके की प्राइवेसी को हर्ट करने वाली इंफॉर्मेशन की डिमांड करेंगे तो फिर वहां पर पीआईओ आपको इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा। पॉइंट नंबर जे में था ये, इंफॉर्मेशन विच रिलेट्स टू पर्सनल इंफॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच हैज नो रिलेशनशिप टू एनी public activity or interest and it will only cause an unwarranted invasion of the privacy of the individual। तो ऐसी इंफॉर्मेशन को हम शेयर नहीं करेंगे। पक्की बात? ये ऐसा लग नहीं रहा कि सर ये एक्चुअल में सेक्शन 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर अगर ये ना होता तो सोचो क्या होता, मतलब फिर तो हम किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को डिमांड कर रहे होते, फिर तो हम हर चीज पूछ रहे होते। तो एक तरीके से हम ऐसे कहते हैं, जब हमको कोई राइट मिलता है ना तो वो राइट सब्जेक्ट टू कंडीशंस होता है। जब हमको कोई राइट मिलता है तो वो राइट कैसा होता है? सब्जेक्ट टू कंडीशन, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। क्या होता है? सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। सर ये रिस्ट्रिक्शन तो डाली गई हैं बट ये सारी रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है। जिनके भी हम लोगों ने एग्जाम्पल सुने, सच में जेन्युइनली हम लोग को लगा कि हाँ इस इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोज किया जाना जरूरी नहीं है, तो ही इनको इस कैटेगरी में डाला गया। अब बहुत बार कोर्ट में ऐसे केसेस आते हैं जहां पर आरटीआई एप्लीकेंट कहता है कि नहीं सर ये इंफॉर्मेशन सेक्शन 8 में नहीं आती, इसलिए उसका डिस्क्लोजर होना चाहिए। लेकिन पीआईओ क्या कहता है? नहीं सर, आरटीआई एप्लीकेंट ने जो इंफॉर्मेशन हमसे डिमांड की है वो इंफॉर्मेशन सेक्शन 8 में एग्जेम्प्टेड है, इस वजह से हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो कोर्ट के सामने बहुत सारे ऐसे मैटर आते हैं जहां पे कोर्ट को ये डिसाइड करना होता है कि आरटीआई एप्लीकेंट ने जो इंफॉर्मेशन की डिमांड की है वो एक्चुअल में एग्जेम्प्टेड है या नहीं। सही है बात?
और एक लास्ट पॉइंट और बचा, पॉइंट नंबर आई, कहानी खत्म हो जाएगी। क्या लिखा है? कैबिनेट पेपर्स इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स ऑफ डेलिब्रेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज एंड। सर ये जो सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर्स होते हैं ना, ये कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, ये आईएएस ऑफिसर्स हैं। ये कौन है? आईएएस ऑफिसर्स। ध्यान रखिएगा, सरकार की जितनी भी स्कीम होती हैं, सरकार की जितनी भी स्कीम होती हैं, जितनी भी पॉलिसीज होती हैं, ये सब क्वालिफाइड आईएएस ऑफिसर्स ही बनाते हैं। हम लोग ऐसे बोलते हैं, लाइक जैसे ऐसे बोलते हैं सर, हम लोग बोलते हैं ना पेंशन स्कीम आई, ओल्ड एज पेंशन स्कीम। आपने कभी सुना होगा, यूपी से जितने लोग हैं, मायावती चीफ मिनिस्टर जब थी यूपी की, कौन? मायावती। तो मायावती ने ना वहां पे काशीनाथ कॉलोनीज बनाई थी। काशी राम क्या बनाई थी? कॉलोनीज, उन लोगों के लिए जो बैकवर्ड क्लास के पर्सन हैं। अब मायावती, मोदी, योगी, ये जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो पावर में थे या पावर में हैं, ये सब लोगों का एक ड्रीम होता है कि हमको ये काम करना है। एक्चुअल में इनको ये नहीं पता कि काम होएगा कैसे। एक्चुअल में इनके काम कर कौन रहा है? ये ऑफिसर्स, ये सेक्रेटरीज, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, ये सब। आप लोगों ने वो वेब सीरीज देखी महारानी? महारानी नहीं देखी कभी? किसी ने भी नहीं देखी? हाँ देखना, मतलब देखना बहुत जरूरी है, देखनी। लिस्ट बना के दे दूं फिर तो तुम बोलोगे बुक बंद करो, सर ने बोला है यही देखना है, इसको देखो तो ही सीख पाएंगे, नहीं तो नहीं तो पहले ये खत्म करेंगे, फिर हम महीना भर पहले सीरीज देखेंगे, फिर आएंगे तो कहेंगे सर अब पढ़ने का मन नहीं हो रहा है। सीरीज बहुत बढ़िया थी। लेकिन महारानी एक सीरीज है हुमा कुरैशी की, जिसमें हुमा कुरैशी को ना रातों रात चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है बिहार का, और लेकिन वो पढ़ी लिखी नहीं होती, उसको ये भी नहीं, उसको लिखना भी नहीं आता, मतलब वो साइन भी नहीं कर पाती। तो साइन भी नहीं कर पाती और उसको क्या बना दिया जाता है? चीफ मिनिस्टर बिहार का। उसमें जो हुमा कुरैशी को दिखाया गया ना, वो लालू यादव की वाइफ दिखाई गई, राबड़ी देवी। उनको भी ऐसे बिहार का चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, और राबड़ी देवी पढ़ी लिखी नहीं थी, बिल्कुल इलिटरेट, अनपढ़। तो हुमा कुरैशी भी ऐसे ही है। अब हुमा कुरैशी ना, वो गोबर होता है ना, गोबर, काउ डंग, वो गोबर के लेप लगाती है अपने गाँव में, और उसको रातों रात क्या बना दिया जाता है? चीफ मिनिस्टर। अब सोचिए उसको क्या पता, कुछ पता है? लेकिन उसके साथ आईएएस ऑफिसर्स की पूरी टीम होती है जो उनको गाइड करती है कि मैडम अगर आप ये डिसीजन लेंगी तो इसका इंपैक्ट ये पड़ेगा। तो वो कहती है हुमा कुरैशी कि हमने गांव की जिंदगी जी है, गांव की लेडीज के लिए ना, जो गांव की महिलाएं हैं उनकी जिंदगी बड़ी स्ट्रिक्ट है, बहुत डिसिप्लिन है, सर उसको थोड़ा सुधारिए। तो आईएएस ऑफिसर्स स्कीम निकालते हैं कि किस तरीके से वो गांव की लेडीज का, अब कहते हैं, अपग्रेडेशन हो पाए। तो ये खाली एक, हम ऐसे बोलते हैं ना, एक इमेजिनरी ड्रीम होता है एक पॉलिटिकल लीडर का कि वो ये करना चाहता है। करेगा कैसे? वो ऑफिसर्स बताएंगे, वो सेक्रेटरीज बताएंगे, वो आईएएस ऑफिसर्स की टीम उनको सजेस्ट करेगी कि सर हम ये करें तो ऐसा कर सकते हैं। अब हम ऐसे बोलते हैं कि हम पाकिस्तान पे अटैक करना चाहते हैं, मोदी कह रहे हैं नहीं नहीं अटैक तो होगा। अब मोदी थोड़ी ना मिसाइल पे खड़े होकर चले जाएंगे, अटैक तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने करना है। तो डिसीजन कौन लेगा? डिसीजन कौन लेगा? मोदी। एग्जीक्यूशन कैसे होगी? डिफेंस मिनिस्ट्री के थ्रू। तो बात समझ में आ रही है? अब यहां पे लिखा कि सर अगर काउंसिल मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है, ऑफिसर्स की मीटिंग हो रही है, सेक्रेटरीज की मीटिंग हो रही है, कैबिनेट मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है, तो उस मीटिंग में जो भी डिस्कशन हो रहे हैं उनको बोलते हैं न्यूज में हाई प्रोफाइल मीटिंग चल रही है। कैसी मीटिंग चल रही है? हाई प्रोफाइल। इन मीटिंग्स में क्या डिस्कस हो रहा है ये किसी को कुछ पता नहीं होता, और ये सारे डिस्कशंस की डिमांड आप कर भी नहीं सकते क्योंकि ये सारे डिस्कशंस कॉन्फिडेंशियल हैं। हाँ, इसका आउटकम क्या होगा वो आपको बता दिया जाएगा एट द एंड, जब डिसीजन ले लिया जाएगा तो बता दिया जाएगा। जैसे जब तक इस सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई थी तब तक किसी को नहीं पता था, जब हो गई तो अगले दिन गवर्नमेंट ने खुद रिलीज कर दिया कि हाँ हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो कैबिनेट पेपर्स की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू डिस्कशंस होते हैं, उन इंफॉर्मेशन को हम डिमांड नहीं कर सकते। अगर कोई डिमांड करेगा भी तो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में है, ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। क्लियर है बात? ये तुम समझ लो, अभी तक जितने भी टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इससे ज्यादा डिटेल में हम लोगों ने इस सेक्शन को कभी डिस्कस नहीं किया। ये बिल्कुल एक्सट्रीम डिटेल थी, मतलब इससे ज्यादा डिस्कशन हो भी नहीं सकता। मतलब मेरे को लगता है अब तो तुम लोग को हर पॉइंट लगभग ध्यान रहेगा, लेकिन पहले शॉर्ट में लिख लो कि कैसे याद करना है। वो 2-2, 3-3 वर्ड लिख लो जिससे कि वो स्टेटमेंट याद रह जाए। कॉपी निकालिए और हेडिंग डाली थी ना हम लोगों ने, खोलिए।
लिखिए सर। इंफॉर्मेशन which prejudicially affects India. Information which prejudicially affects India. Second, information expressly forbidden by court or tribunal. Tribunal, eh? Tribunal, tribunal. Third number. Breach of privilege of parliament और स्टेट लेजिस्लेचर. अगर कुछ डिस्कशंस पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर्स में चल रहे हैं जो कॉन्फिडेंशियल रखे जाने हैं तो उन इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा. फोर्थ पॉइंट, इंफॉर्मेशन which can harm competitive position. Information which can harm competitive position. फिर करें. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, information received in confidence from foreign government. थर्ड पॉइंट, ये पार्लियामेंट मतलब एक्सप्लेन कर दूं, लिखना है, एक्सप्लेन करूं? हम ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे हम लोगों ने बोला था ना कि लोकसभा राज्यसभा में जितने भी डिस्कशंस होते हैं वैसे तो वो टीवी में दिखाए जाते हैं. हम लोगों ने, अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ इसका, ठीक है, सुनना ध्यान से. कहते हैं सर जब भी कोई कानून बनाना होता है ना तो जनरली कानून बनाने के लिए एक ड्राफ्ट रेडी किया जाता है और फिर लोकसभा और राज्यसभा में उसको प्रेजेंट किया जाता है. लेकिन सर जो लोकसभा और राज्यसभा में मेंबर्स होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनको इतनी अकल नहीं होती कि लॉ में क्या लिखा जाए. उनको इतनी नॉलेज नहीं होती क्योंकि शायद ऐसे बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं होते बट वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी तो है. कैसी क्वालिटी है? लीडरशिप. बट दे डोंट नो कि किस तरीके से लॉ की लैंग्वेज लिखी जाएगी या क्या किस चीज का रिलेवेंस है. तो पार्लियामेंट में ना पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं. कौन होती हैं? पार्लियामेंट्री कमेटी. उसमें होते हैं पढ़े लिखे लोग जो मिनिस्टर के कहने पे कानून को तैयार करते हैं, ड्राफ्ट बनाते हैं, और जो मिनिस्टर चाहता है वो उस पार्लियामेंट्री कमेटी को बता देता है कि ये दिक्कतें आ रही हैं या इन कामों के लिए आपको क्या बनाना है? कानून बनाना है. अब जो ये डिस्कशंस होते हैं ना, ये डिस्कशंस ऐसे डिस्कशंस हैं जिनको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है. ऑल्दो जब लॉ बन जाएगा तो वो लॉ सबके सामने आ जाएगा, लेकिन उस लॉ को बनाने के पीछे जो मिनिस्टर्स और उस पार्लियामेंट्री कमेटीज के बीच के डिस्कशंस हैं उनको जनरली तब तक कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है जब तक कानून बन ना जाए. जब कानून बन जाएगा उसके बाद उसको पब्लिक कर दिया जाएगा. तो ऐसी इंफॉर्मेशन ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट, प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट, वो ट्रेड सीक्रेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, क्योंकि उससे कॉम्पिटिटर की पोजीशन को हार्म हो सकता है. कॉम्पिटिटिव पोजीशन का मतलब क्या है कि अगर हमको वो कॉम्पिटिटर की इंफॉर्मेशन पता लग जाए तो जो उसकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन है उसको हार्म हो सकता है. इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट. फिर लिखिएगा, इंफॉर्मेशन disclosure of which
disclosure of which will endanger the life of a person or his personal, या पर्सनल लिख के लिखिएगा, और his physical safety, और his physical safety। जैसे कभी कोई हाई प्रोफाइल क्रिमिनल हो जिसने कोई ऐसा क्राइम किया हो जिससे सोसाइटी को बहुत लार्ज मैनर में अफेक्ट हुआ हो, तो जब उसको जेल से कोर्ट भी ले जाया जाता है ना, तो जिस रूट से उसको लेके जाया जाएगा उसको भी डिस्क्लोज नहीं करते। डिस्क्लोज ही नहीं करते कि वो किस जेल में, किस बैरक में है, ये बताते ही नहीं है, क्योंकि शायद उसकी लाइफ को थ्रेट हो सकता है, क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट्स उसके अगेंस्ट हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उसको किसी भी तरीके से हार्म पहुंचाया जा सकता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम डिस्क्लोज नहीं करते। डिस्क्लोजर ऑफ विच विल एंडेंजर द लाइफ ऑफ अ पर्सन और हिज फिजिकल सेफ्टी। फिर लिखिएगा इंफॉर्मेशन which adversely affect का मतलब है negatively affect, which adversely affect the process of investigation, फिर लिखिए कैबिनेट पेपर्स। कौन से पेपर्स? कैबिनेट पेपर्स। और लास्ट में इंफॉर्मेशन which affects the privacy of a person, which affects the privacy of a person। सही है? याद रहेंगी चीजें? पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन सुनाओगे एक बार जरा, बिना पढ़े, सिर ऊपर, आंखें मेरी तरफ। हाँ बोलो। पब्लिक अथॉरिटी मीन्स any authority, body or institution of self government established or constituted। 4 पॉइंट। पहला पॉइंट, by or under the constitution। दूसरा, by any other law enforced by parliament, by any other law made by state legislature, या by notification or order made by the competent appropriate government, and includes। पहले नंबर पे body owned, कंट्रोल्ड और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड। बस। फिर सेकेंड नंबर पे एनजीओ विच इज सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। याद रहेगा ना? पक्की बात, देख लो। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कौन सा सेक्शन? सेक्शन 8। यहां पे कोई पब्लिक अथॉरिटी एग्जेम्प्टेड थी? पब्लिक अथॉरिटी एग्जेम्प्टेड नहीं थी। पब्लिक अथॉरिटी से मिलने वाली कुछ इंफॉर्मेशंस ऐसी थी जिनको हमने एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में डाला था। और अगर कोई आरटीआई एप्लीकेंट आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करके ऐसी किसी इंफॉर्मेशन की डिमांड करेगा तो उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को पीआईओ शेयर नहीं करेगा, और वो क्या बोलेगा कि ये इंफॉर्मेशन जो आरटीआई एप्लीकेंट आपने डिमांड की है ये सेक्शन 8 में एग्जेम्प्टेड है, इस वजह से हम आपको ये डिस्क्लोज नहीं करेंगे। क्लियर? चलो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिमेनिंग सेक्शंस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में ध्यान रखिएगा जो सेक्शंस होंगे ना वो छोटे छोटे होंगे। छोटे छोटे तो होंगे लेकिन पूरा प्रोसीजर आपके सामने आएगा। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी वो थोड़ी सी लेंदी भी हो सकती है क्योंकि उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शंस कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? अच्छा फिर आपकी ना अब ट्यूसडे से बाकी सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, कंपनी लॉ की भी और सेटिंग अप की भी। तो आज नहीं होगी आपकी कंपनी लॉ सेटिंग अप की क्लास, बट ट्यूसडे से अब आपकी कंपनी लॉ सेटिंग अप की क्लास होगी। तो उसके लिए अपना अपना रजिस्टर लेकर आइएगा अलग से, जो भी कॉपी वॉपी लेकर आनी है आपको। ठीक है? हाँ जी। अनूप सर की क्लास होगी लक्ष्मी नगर में, यहाँ कंपनी लॉ में पढ़ाऊंगा। ओह माय गॉड। ठीक है? देखो मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से सुनना। ए मुझको